द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 231 यति कबीले। काल ने हॉक के निर्देशों का पालन करते हुए यति के झुंड की ओर प्रस्थान किया, जो काल के दिमाग में मूल रूप से रोएदार ओट थे। वे एक ही आकार के थे और हालांकि वे हथियारों का उपयोग नहीं करते थे और अपने पंजे और बर्फ के जादू को प्राथमिकता देते थे, वे मानव बुद्धि के लगभग समान स्तर पर थे। जब काल पेड़ों से बाहर अकेले आया तो उनमें से समूह ने उसे घूर कर देखा। फिर जब उसने ताज़ा बिजली और ज्वलंत शरीर का जिक्र किया तो वे गुर्राने लगे। अग्नि जादू ने उन्हें क्रोधित कर दिया और इस मानव की यह सोचने की शुद्ध हिम्मत कि वह अपने दम पर पूरे यति कबीले से लड़ सकता है, ने उन्हें दिखाया कि वह उनका पर्याप्त सम्मान नहीं करता। लेकिन काल अकेला नहीं था, वह सिर्फ ध्यान भटकाने वाला था और दूसरों ने समूह को घेर लिया था जबकि वह मुद्रा बनाकर समय बर्बाद कर रहा था। हम अपनी जगह पर हैं, राय ने उसे सूचित किया और काल ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसके ब्लेड ने बर्फ के बोल्टों की झड़ी को दूर भगाया क्योंकि जादूगरों ने अपने गोलेम को बुलाया। फिर रैन ने सबसे बड़े यति के पंजे को रोक दिया। जानवर तेज था, बर्फ और कोहरे के भंवर के साथ अंधा करने वाला तेज, जिससे काल के लिए सही निशाना लगाना मुश्किल हो गया क्योंकि वे दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। उसने एक रास्ता देखा और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, अपने ब्लेड को सीधे बड़े जानवर की छाती में घुसा दिया। लेकिन ब्लेड को कोई सहारा नहीं मिला और बर्फ से ढके फर ने भाप के बादल के साथ इसे अलग कर दिया क्योंकि आपस में टकराने वाले तत्व प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। उन दोनों की शक्ति बराबर थी और यति के पंजे ने काल के बिजली के अवरोध को झिलमिला दिया क्योंकि इसने उसके अति विस्तार का फायदा उठाया। वे दोनों फिर से संगठित होने के लिए वापस चले गए, पूरी तरह से अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि यति कबीले के अन्य कमजोर सदस्यों को दूसरों ने संभाल लिया। यति के पंजे बर्फ के जादू से घिरे हुए थे, ठीक उसी तरह जैसे काल ने रैंड के साथ किया था जब वह पंजों से लड़ रहा था, लेकिन एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जो इतना बड़ा था। दो हाथ वाले ब्लेड का उपयोग करना बेहतर था। यह अभी भी ठीक से हमला कर सकता था और उसके पास अब वास्तविक हथियार के बिना उनका उपयोग करने का कौशल था। लेकिन यति बर्फ की शक्ति के लिए पैदा हुआ था। ये लड़ाई में कोई कमी नहीं थी और कुछ मिनटों के लिए उनमें से कोई भी दूसरे के बचाव को भेद नहीं सका। जैसे जैसे वे लड़ते गए, लाभ बदलता गया और आक्रामक अनुकूलन ने काल को बढ़त देना शुरू कर दिया, जिससे उसे लड़ाई में इस्तेमाल की जा रही शक्ति को कम करने की अनुमति मिली, जबकि यति थक रहा था। लेकिन अंतिम निर्णय राय ने लिया, जिसने अपने विरोधियों को खत्म कर दिया और दोनों तीखे अग्रभागों को यति की पीठ में घुसा दिया, जिससे उसका दिल और फेफड़े फट गए। इससे पहले कि उसे पता चले कि उस पर घात लगाया गया था, उसे मार डाला। तुम बहुत समय ले रहे थे, उसने शिकायत की। बाकी सभी यति मर चुके थे और समूह ये सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ गया था कि वे सुरक्षा घेरे की सीमा के भीतर हों ताकि शोर की वजह से कुछ आकर्षित न हो। हॉक, हमारे पास वहाँ क्या है? काल ने पूछा। और भी बड़े चलने वाले प्यारे जीव। एक बार जब आप अगली पहाड़ी से आगे निकल जाते हैं तो पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं और वे हर जगह बिखरे हुए होते हैं। मुझे लगता है कि वे गुफाओं में रहते हैं। हॉक का कहना है कि आसपास और भी कई यति हैं और वे पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। काल ने समूह को समझाया। इसका मतलब है कि यह जगह हो सकती है। यहाँ यति नहीं होना चाहिए, यहाँ बर्फ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ों में एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी और कल सुबह गुफाओं के प्रवेश द्वारों की जांच करनी होगी, एलिस ने निर्देश दिया। उनके पास अभी भी बहुत सारा दिन बचा हुआ था, जिससे हॉक को शाम के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने का समय मिल जाएगा। काले कपड़े पहने लोग आपके बाईं ओर आगे यति से लड़ रहे हैं, फिर आपके अलावा हर दिशा से और भी यति उनकी ओर आ रहे हैं, हॉक ने उसे मददगार लहजे में बताया। हॉक का कहना है कि स्पेलस्वॉर्ड्स और स्थानीय जानवरों के बीच लड़ाई ने कुछ किलोमीटर तक हर यति को आकर्षित किया है। काल ने आह भरी। हमें मदद के लिए जाना चाहिए। अगर इतने सारे हैं तो यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। वे अपने स्तर से ऊपर के जानवर को चुनौती देने के लिए यहाँ हैं, न कि राक्षसों का सामूहिक सफाया करने के लिए। ये हमारे मिशन के करीब है, हालांकि हमारा प्राथमिक उद्देश्य अवसरों की तलाश करना है। एलिस सहमत हुई। लड़ाई का रास्ता साफ था क्योंकि सब कुछ पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहा था और काल उन्मत्त लड़ाई सुन सकता था और स्पेलस्वॉर्ड्स के लड़ने के दौरान आगे जादू की चटकने की आवाज़ महसूस कर सकता था। मैं आगे बढ़ूंगा ताकि वे थोर और अन्य पर हमला न करें, उसने समूह को वापस बुलाया। टेसा थोर पर चढ़ गई और रे ने लोट्स को पकड़ लिया, जबकि डाना और एलिस ने डाना के गोलेम से सवारी पकड़ी। यह उनके लिए यात्रा करने का सबसे ऊर्जा कुशल तरीका था और यह उन्हें पैदल चलने की तुलना में बहुत तेजी से युद्ध में पहुंचा सकता था। जब काल वहां पहुंचा तो उसने पाया कि हंगामा लैरी और डैरिल के इर्द गिर्द केंद्रित था। वे समान रूप से निर्मित काले बालों वाले युवा पुरुष थे, हालांकि कमांडर लैरी एक दशक से भी अधिक उम्र के थे और डैरिल अभी भी काल की उम्र के करीब एक छात्र था। ये जोड़ी 5 आरोही रैंक यति के विरुद्ध एक हताश युद्ध में लगी हुई थी, जो काल द्वारा पहले लड़े गए एक के समान थी। युद्ध उनके लिए अच्छा नहीं चल रहा था और लैरी के पास जानवरों पर रैंक लाभ होने के बावजूद वे एक के बाद एक लड़ने के लिए मजबूर हो गए।
सेरो और मकड़ी मेरे हैं, हम यहाँ मदद करने के लिए हैं। काल ने युद्ध में भाग लेते हुए पुकारा। यति कबीले को विचलित करने के लिए अपनी तलवार पर लपटों को सक्रिय किया। फिर से समूह में कोई भी महिला नहीं दिखी, और लोट्स ने जो कहा था कि जब कोई महिला नहीं होती तो नर राक्षस आक्रामक हो जाते हैं, वह सच लग रहा था। राक्षसों ने काल पर हमला किया, लेकिन पहली लड़ाई से प्राप्त अनुभव के साथ वह उन पर विजय पाने का आसान तरीका जानता था। अपने ब्लेड पर फ्लेमिंग बॉडी प्रभाव को कुछ हद तक कमजोर करके काल ने सीधे हमला किया। कमजोर हमले ने राक्षस को श्रेष्ठता का झूठा एहसास दिलाया, और फिर आखिरी सेकंड में काल ने एक श्रेड को राक्षस पर बर्फ की बाधा को तोड़ने के लिए लॉन्च किया, इससे पहले कि आग की लपटें पूरी तरह से बाहर आ जाएं और ब्लेड को उसकी छाती में गहराई तक घुसा दें। उसने जानवर को अपने से दूर फेंक दिया, जिससे वह अपनी ब्लेड के साथ उड़ गया और दो और यति को गिरा दिया। इससे घिरे हुए स्पेल्सवॉर्ड्स का बहुत दबाव कम हो गया, जो चिंतित लग रहे थे कि उसने युद्ध के मैदान में अपनी ब्लेड को लात मारी है। काल ने ब्लेड को हटा दिया और इसे अपने हाथों में वापस ले आया। इस पर लपटों को ताज़ा करते हुए उसने अन्य जानवरों के अगले 3 हमलों को रोकने के लिए रैंड का इस्तेमाल किया। अब थोर वहां था और राय के गोलेम, जिसका मतलब था कि लोट्स और मकड़ी कहीं आसपास थे। अरे, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या तुम पादरी को डैरिल का इलाज करने के लिए बुला सकते हो? वह बर्फ के हमलों से आधा लकवाग्रस्त है और वह ठीक से लड़ने के लिए बहुत धीमा है, लैरी ने पूछा। थोर ने टेसा के साथ हमला किया, आखिरी यति को जादू के योद्धाओं से दूर धकेल दिया और उसे लड़ने के दौरान उतरने का मौका दिया। टेसा ने युवा जादूगर का आकलन किया। मैं उसका ख्याल रखूंगी, तुम थोर की मदद करो। उसके पास सुरक्षा का एक चक्र सक्रिय है और इसमें तुम्हें शामिल होना चाहिए, लेकिन उसकी हमला करने की शक्ति उसकी रक्षा से कम है। समूह समाशोधन के बीच में चला गया, जबकि काल और स्पाइडर गोलेम ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया ताकि जादूगरों को ठीक होने और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होने का समय मिल सके। एलिस दूसरे कमांडर की ओर मुड़ी और लैरी ने भौहें सिकुड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए बुरी खबर है, उसने उसके बोलने से पहले पूछा। हर तरह की? यहाँ तुम्हारी लड़ाई ने किलोमीटरों तक हर राक्षस को आकर्षित किया, या शायद इलाके में किसी और चीज़ ने किया, लेकिन वे सभी यहाँ आ रहे हैं। अपने मन को जल्दी से खत्म मत करो, तुम्हें जल्द ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसने चेतावनी दी। क्या कोई अच्छी खबर है? लैरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे कि उसे पता हो कि वे मुसीबत में हैं। हमारे पास लड़ने के लिए 5 गोलेम हैं, एक सुरक्षा घेरा, 2 पादरी और एक लाइटनिंग सेरो जो सहनशक्ति को पुनर्जीवित करता है। यही सबसे अच्छा है जो मैं दे सकता हूँ। इनमें से कुछ जानवर उसी स्तर के एलीट के लिए एक मैच हैं, एलिस ने जवाब दिया। उनमें से कुछ अपने स्तर से ऊपर के एलीट के लिए एक मैच हैं। मुझे पहले एक उच्च आरोही रैंक वाले पंख वाले भेड़िए से परेशानी हुई थी। जैसे कि बुलाया गया हो, लोट्स मकड़ी के रेशम की एक डोरी पर पेड़ों से नीचे उतरा। क्या आप जानते हैं कि वे चीज़ें क्या हैं? मैंने उन्हें नहीं पहचाना, उसने पूछा। लैरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, लेकिन ये किसी भी नाम से बेहतर नाम नहीं है। अध्याय 232 झुंड। उनकी ओर से युद्ध की और भी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कि कोई भागते हुए पीछे हट रहा हो, इसलिए काल ने थोर को एक अभिवादन बजाने के लिए कहा, जिससे मनुष्य उनकी ओर आ जाएं। यदि वे अन्य स्पेल्सवॉर्ड्स थे तो उन्हें पता होना चाहिए कि उसके साथ जानवर हैं, और यदि वे अन्य एलीट थे तो वे सुरक्षा के लिए सेरोपैक जैसी आवाज़ में आ सकते थे। जानवर शाकाहारी थे, लेकिन यदि अन्य राक्षस उन पर हमला करते तो वे क्रूरता से वापस लड़ते। एक सेकंड बाद प्रिंस कॉबिन उनके बगल में था, जिसके एक हाथ में खून से लथपथ ब्लेड था और दूसरे हाथ में बेहोश रोज थी। टेसा ने तुरंत हीलिंग प्रेयर मंत्र शुरू किया और सुनहरी रोशनी ने घायल लड़की को घेर लिया। क्या हुआ? काल ने पूछा। शापित सुरंगें हुईं। जब तक हम गुजरे तब तक प्रवेश द्वार बर्फ से ढके हुए थे और फिर यति कबीले लड़ने के लिए बाहर आ गए। मैंने उनमें से सैकड़ों को तब तक मार डाला जब तक कि मेरा मैना खत्म नहीं हो गया, और उन्होंने रोज के ऊपर की बाधा को तोड़ दिया, उसने समझाया। अगर उन्होंने रॉयल रैंक के जादूगर की बाधाओं को तोड़ा तो इसका मतलब है कि उनके साथ कई कमांडर थे, और यह सभी के लिए बुरी खबर थी। कितने लोग अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? एलिस ने पूछा, एक युद्ध योजना बनाते हुए जिसमें यति के हमले के समय पेड़ों में यहाँ होना शामिल नहीं था। 10 से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं और भी लोगों से टकराया जो पहले से ही इस ओर बढ़ रहे थे, उसने आह भरी। अब लगभग 30, दूसरी तरफ से आने वालों की गिनती करते हुए हॉक ने अपडेट किया। हमारे स्काउट ने कुल 30 का कहना है, जो 3 तरफ से आ रहे हैं। जिस रास्ते से हम आए थे वह अभी भी साफ है, काल ने बताया। कॉबिन संदिग्ध लग रहा था। वे कपकेक पर मोटे बच्चों की तरह हम पर क्यों छाए हुए हैं, और कोई गुस्सैल राक्षसों का झुंड तुम्हारी ओर नहीं आ रहा है? काल ने कंधे उचका दिए। वे अब वहाँ हैं क्योंकि हम तुम्हारे बगल में खड़े हैं। ये गंध की बात हो सकती है, या तो तुम्हारा जादू या तुम सभी के बारे में कुछ। रे ने हवा को सूंघा, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा सका।
वह उनके जादू को महसूस कर सकती थी, लेकिन वह लंबी दूरी की क्षमता नहीं थी। राक्षस उन्हें घेरने के लिए फैल गए, एक आदिम भाषा में दहाड़ते और गुर्राते हुए जो लड़ाई की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त प्रभावी थी। कोई ज्ञान की बात, लोट्स ने काल से फुसफुसाते हुए कहा जब राक्षस नजर में आए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, इसलिए अगर चीजें गलत दिशा में जाती हैं तो राय को आपको नजरों से दूर खींचने के लिए कहें, काल ने फुसफुसाते हुए कहा। छोटी प्रकृति पुजारी ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और काल ने अपनी स्थिति बदल ली ताकि गोलेम, साथ ही वह और थोर, रक्षकों की बाहरी पंक्ति बना सकें। प्रिंस कॉबिन को अपनी सांस पकड़ने और अपने मन को ठीक करने के लिए एक पल की जरूरत थी, जबकि रोज अभी भी टेसा के जादू के प्रभाव में ठीक हो रही थी और अन्य स्पेल्स व 10 प्रकार के लड़ाकू नहीं थे, इसलिए वे पहले चार्ज के अवरुद्ध होने के बाद शामिल होंगे। हमें लड़ने के लिए कुछ और जगह की जरूरत है, प्रिंस कॉबिन ने उनके सामने घने पेड़ों का आकलन करते हुए आह भरी। थोर ने जवाब में सीटी बजाई और जब यति में से पहला आगे बढ़ने लगा तो उसने अपनी पूंछ से जमीन को कुचल दिया, जिससे भूकंप के साथ 1 दर्जन पेड़ गिर गए। ठीक है, ये करने का एक तरीका है। ठीक है, एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद मैं हमारे रास्ते से कुछ और पेड़ हटा दूंगा ताकि हमें लड़ते समय उनसे बचने की जरूरत न पड़े। राय उस योजना की प्रशंसक नहीं थी, वह पेड़ों का उपयोग ऊपर से घात लगाने के अवसर के रूप में करने का इरादा रखती थी, लेकिन भले ही उसे कुछ अतिरिक्त मीटर जाना पड़े, इससे उसकी रणनीति को बहुत नुकसान नहीं होना चाहिए। हमलावर रुक गए क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग सेरों की विनाशकारी क्षमता और उनके खिलाफ मनुष्यों के गठन को देखा। यति कबीले अक्सर बड़े समूहों में नहीं लड़ते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे ऐसा करने में असमर्थ थे, और कुछ सेकंड के बाद उन्होंने अपनी स्थिति बदलनी शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य 2 जागृत रैंड गोलेम पर हमला करना था, जो बाहरी लूप पर सबसे आसान लक्ष्य थे। यह एक बड़ी गलती थी क्योंकि उनके ठीक पीछे प्रिंस कॉबिन थे और जैसे ही यति का हमला गोलेम तक पहुंचा, हवा के एक ब्लेड ने उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया। उनके पीछे वाले समझ नहीं पाए कि क्या गलत हुआ। हवा के ब्लेड लगभग अदृश्य थे और भूमती बर्फ और कोहरे के कारण उन्होंने उन्हें आते हुए कभी नहीं देखा था। दूसरों को ऐसा लगा कि 2 जागृत रैंड गोलेम ने हमला करने वाले पहले व्यक्ति को मार गिराया है, इसलिए वे सभी एक साथ हमला कर देते हैं। अगर लक्षित हमला काम नहीं करता तो वे पूरी ताकत से मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने के इरादे से हमला करते हैं। थोर का सुरक्षा घेरा भड़क गया, रक्षात्मक गठन को घेर लिया। काल को बस इतना ही साहस चाहिए था क्योंकि उसने यति योद्धाओं की आने वाली लहर में सबसे मजबूत श्रेड को भेजा था। अरे, इन अन्य लोगों के पास हथियार हैं। हॉक ने उन्हें चेतावनी दी जैसे ही काल के श्रेड ने फर वाले राक्षसों की तिकड़ी को खत्म किया। हॉक का कहना है कि आने वाले अगले लोगों के पास हथियार हैं। काल ने चेतावनी दी क्योंकि उसने ओवरहैंड स्लाइस के साथ सीधे रैंड हमला किया। यति हथियार का उपयोग नहीं करते हैं। कॉबिन ने वापस बुलाया क्योंकि उसने दाना के गोलेम के पीछे बिंदु का बचाव किया। क्या आपको लगता है कि कोई उन्हें ये बताना भूल गया? काल ने रैंड हमले का उपयोग करके इस तथ्य को उजागर करने के लिए पूछा कि हथियारों के साथ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। बकवास, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, एलिस ने शाप दिया क्योंकि उसने देखा कि हॉक काल को क्या बता रहा था। हमारी गिनती कैसी है? टेसा ने सभी के हथियारों और सहनशक्ति पर बफ को रिफ्रेश करते हुए पुकारा। 12 से ज्यादा नहीं, सभी हथियारों से बहुत मजबूत हैं। मुझे नहीं लगता कि गिनती लंबे समय तक मायने रखेगी। डेरिल और डेरिन ने आपातकालीन बचाव के लिए पेज किया है। वे यहाँ से बहुत दूर हैं, इसलिए हम उन तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन आसपास अन्य एलीट हैं और उन सभी को समस्याएं हो रही हैं। कॉबिन ने उन्हें सूचित किया। उसने ईयरबड लगाया हुआ था, इसलिए वह सभी रेडियो अपडेट सुन सकता था और संचार रेंज के भीतर मौजूद सभी लोगों के लिए अचानक चीजें अस्त व्यस्त हो गईं। काल ने बड़े आकार के यति की जोड़ी को देखा जो दोनों हाथों में छोटी तलवारें पकड़े हुए थे और उनकी आंखें नीले रत्नों की तरह चमक रही थीं क्योंकि वे जादू कर रहे थे। काल ने खुद को लड़ने के लिए जगह देने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन मन ही मन थोर के सुरक्षा घेरे को नोट कर लिया। अगर वह कमांडर रैंक के राक्षसों के खिलाफ 2-2 हाथ करने जा रहा था तो उसे जितनी मदद मिल सकती थी उतनी चाहिए थी। वह अकेला ऐसा नहीं था जो मुसीबत में पड़ने वाला था, सभी सशस्त्र राक्षस कमांडर रैंक के जानवर थे और उनका बर्फ का जादू उनके आसपास के लोगों के जादू से प्रतिध्वनित हो रहा था, जिससे युद्ध के मैदान के चारों ओर बर्फ का भंवर बन रहा था। हॉक, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। एक अच्छी गुफा, कहीं ऐसी जगह जहां हम इन चीजों से घिरे न रह सकें। काल ने निर्देश दिया जबकि पक्षी ऊपर चक्कर लगा रहा था, तब तक टोह ले रहा था जब तक उसे हमला करने का आदेश नहीं दिया गया। समझ गया, मैं कुछ ढूंढूंगा। काल के सामने मौजूद प्राणी ने अपना मुंह ऊपर करके तिरस्कार किया और दोनों ने एक साथ हमला किया, जिससे काल की ओर बर्फ की एक लहर चली। उसकी कलाई के एक झटके ने उनकी ओर ज्वाला की एक लहर भेजी जिसने बर्फ के टुकड़ों को रोक दिया, लेकिन उनमें से अधिकांश फिर भी बच निकले। उसके ताज़ा बिजली अवरोध से टकराए और उसकी ऊर्जा को खत्म कर दिया।
ये बर्फ के हमलों का कपटी हिस्सा था। वे आपको तब तक धीमा करने की कोशिश करते थे जब तक कि आप जम न जाएं, और वे आपको अपनी मर्जी से खा सकते थे। टेसा के जादू ने उसे अंदर से गर्म कर दिया और लोट्स ने उस क्षेत्र पर जादू कर दिया जो पौधों के साथ बर्फ के जादू का प्रतिकार कर रहा था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, क्योंकि प्रत्येक जानवर व्यक्तिगत रूप से उससे अधिक शक्तिशाली था और उनका जादू प्रतिध्वनित हुआ। एक और वॉली आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गई क्योंकि काल ने रैंड का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो पहले से ही यति जादू के खिलाफ खुद को अनुकूलित कर चुका था, और अपने 2 लक्ष्यों में से सबसे करीब गहरे घाव काट दिए। लेकिन बदले में काल ने एक सीधा प्रहार झेला जो उसके बिजली के अवरोध को छेद कर गया, जिससे उसके बाजू में खून बहने वाला घाव हो गया जो लोट्स के जादू के प्रभाव में जल्दी से बंद हो गया। हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है, एलिस ने पुकारा, क्योंकि उसने अपने गोलेम से लड़ने वाले राक्षसों में से एक को मार गिराया। लैरी अभी भी थोर के साथ था और कॉबिन दाना के गोलेम के साथ था, जिसे वह सक्रिय रखने के लिए अपना पूरा ध्यान लगा रही थी क्योंकि वे बर्फ के जादू से लगातार प्रहार झेल रहे थे। हॉक इस पर है, उसे जल्द ही कुछ मिलेगा, काल ने वापस बुलाया, क्योंकि राय पेड़ों से नीचे रेंगकर यति की पीठ पर अचानक हमला करने के लिए गया और फिर गायब हो गया। वे जल्दी से ठीक नहीं हो रहे थे और 10 सेकंड के भीतर घाव से खून उसके पैरों पर जमा होने लगा था। यह एक अच्छा संकेत था और काल ने एक ज्वलंत शरीर को फैलाकर खुद को बिजली की बाधा के ऊपर पूरी तरह से ढक लिया। ये पहले टूट जाएगा और उसके बाद कुछ समय तक हमला करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन आग ने बर्फ के हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने का बेहतर काम किया और काल पिछले वाले की तरह बहुत अधिक हित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर यह उड़ने वाले मंत्रों और जानवरों को काटने और काटने के लिए अंदर बाहर दौड़ती 2 स्पेल स्वॉर्ड्स के लिए नहीं होता, तो यह युद्ध के मैदान में लगभग एक गतिरोध की तरह दिखता। लेकिन जब राय ने काल से लड़ने वाले दूसरे जानवर की पीठ पर कई हमले किए और उसके गोलेम थोर की तरफ से घेरे में लैरी का समर्थन करने के लिए कामिकीज मिशन पर चले गए, तो काल को पता चल गया कि उनके जाने का समय आ गया है। जब मौका मिले थोर की तरफ भागो। उस तरफ 500 मीटर की दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, हॉक ने समझाया। सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, थोर की तरफ से छेद करो और 500 मीटर आगे बढ़ते रहो एक गुफा तक। समझ गया, मैं एक जोरदार धक्का देने के लिए पक्ष बदलूंगा, तुम पीछे की तरफ से गार्ड ले लो। बाकी सभी जितना हो सके उतनी तेजी से भागो, लेकिन एक साथ रहो, प्रिंस कॉबिन ने निर्देश दिया। अध्याय 233 घेरे से बच निकलना। राजकुमार कॉबिन ने घेरे के थोर की तरफ से छेद के जरिए इतनी तेजी से हमला किया कि ज्यादातर एलिट की नजरें भी नहीं पड़ सकी। उसने यति के झुंड को काट डाला और अपने मन को जलाकर सभी को घेरे से बाहर निकाल दिया। टेसा ने एलिस और डाना को थोर की पीठ पर खींच लिया, जबकि रे ने लोट्स को रेशम के एक धागे से पकड़ लिया और उसे पेड़ों में खींच लिया और घेरे से बचकर निकल गई, इससे पहले कि प्यारे राक्षसों को एहसास हो कि प्रकृति पुजारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गोलम्स ने थोर के चारों ओर अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि स्पेल्सवॉर्ड्स ने अपनी गति बढ़ाने और लाइटनिंग सेरों के चारों ओर सुरक्षात्मक घेरे में रहने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। काल ने उनका पीछा किया, राक्षसों को दूर रखने के लिए आग का इस्तेमाल किया, जबकि सभी भाग रहे थे। रॉयल रैंक के जादूगर और उग्र सेरों के साथ बने रहने के लिए अपनी चोटों और थकावट को अनदेखा कर रहे थे। गोलम्स सबसे पहले गिरे, हमलावरों की लहर को रोकने के लिए रुकने के लिए मजबूर हुए। फिर डैरिल ने घुटने पर बर्फ का बोल्ट मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया और मुख्य समूह से बहुत पीछे रह गया। काल ने घायल स्पेल्सवॉर्ड को उठाया, जबकि उस व्यक्ति ने उपचार औषधि पी ली थी, फिर उसे वापस आगे फेंक दिया और मुख्य समूह में ले गया। पैक के पीछे वे बहुत अधिक हमले झेल रहे थे, जिससे थका हुआ जादूगर अपना कवच ऊपर नहीं रख पा रहा था, लेकिन काल की बिजली अभी भी मजबूत थी क्योंकि वह समूह के किनारों पर आने वाले राक्षसों पर हमले कर रहा था। राक्षस थोर जितने तेज थे और वे पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन हमलों की लगातार बौछार उन्हें फिर से करीब आने से रोक रही थी। जैसे ही 300 मीटर गुजरे, फिर 400 और गुफा नजर आने लगी। लोट्स और रे पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, साथ ही स्पाइडर गोलेम भी थे जिन्हें रे युद्ध में गिरने के बाद ही अपने बगल में बुला सकती थी। एक बार जब वे करीब पहुंच गए, तो जादूगरों ने गुफा के मुंह की रक्षा के लिए नए गोलेम बनाए और प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए थोर के रुकने पर सभी लोग उतर गए। लेकिन यति कबीले अब उनका पीछा नहीं कर रहे थे। जैसे ही वे गुफाओं से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचे, जानवरों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया, इधर उधर घूमते रहे, लेकिन गुफाओं के बहुत करीब जाने को तैयार नहीं थे। काल ने फैसला किया कि शायद यह अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिलहाल यह उन्हें हमले से बचा रहा था और स्काउट करने के लिए अंदर गायब हो गया था, लेकिन उसे पत्थर की दीवारों और ऊपर पिघलती बर्फ से टपकते पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। एक बार जब सभी अंदर आ गए, तो उन्होंने गोलेम को हटा दिया और काल ने थोर को वापस अपने स्थान पर बुलाया। यति कबीले अभी भी नहीं आ रहे थे, इसलिए ये रक्षात्मक बल नहीं था जो उन्हें दूर रख रहा था, बल्कि गुफा के आसपास के क्षेत्र के बारे में कुछ था। हॉक, क्या आपको ऊपर कुछ भी खतरनाक दिखाई देता है? कुछ ऐसा जो वास्तव में कमांडर रैंक यति के लिए खतरा हो सकता है? काल ने पूछा। कुछ भी नहीं,
उनके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, चूहे भी नहीं। यह आशाजनक नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें इसके साथ काम करना होगा। रे खाली हाथ लौटे, लेकिन गुफाओं के बारे में जानकारी के साथ। वे 1 और 15 मीटर आगे बढ़ते हैं, फिर वे एक पत्थर की दीवार पर रुकते हैं जिसके नीचे पानी बह रहा है। पानी नीचे कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन मैं वहां फिट होने के लिए बहुत बड़ा हूं। हमें यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए, उसने समझाया। राय का कहना है कि गुफाएं खाली हैं, लेकिन पीछे की दीवार पर पानी की नाली है, इसलिए वे पूरी तरह से बंद नहीं हैं। हमें यहाँ छिपने और आराम करने में सक्षम होना चाहिए, फिर सुबह आगे बढ़ना चाहिए। काल ने एलिस से फुसफुसाया ताकि उसने बाहर किसी को सचेत न किया हो। कॉबिन ने प्रवेश द्वार पर एक जादू डाला, एक झूठी पत्थर की दीवार बनाई, और काल ने हॉक को वापस अपने स्थान पर बुलाया। आप तीनों थोड़ी नींद लें। अगर हम पर हमला हुआ तो हमें शायद आप सभी को फिर से अपने सबसे अच्छे आकार में चाहिए होगा, उसने निर्देश दिया। तीनों आराम करने के लिए बैठ गए और काल ने अपना ध्यान कमांडरों और राजकुमार कॉबिन के बीच बातचीत पर लगा दिया। यहाँ कमांडर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे, हथियारों के साथ दर्जनों कमांडर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। जब हमने इन पहाड़ों में बर्फ गिरना शुरू होते देखा तो यह विसंगति काफ़ी मजबूत थी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कमांडर रैंक यति की एक पूरी सेना का अचानक प्रकट होना, ये बहुत ही अस्वाभाविक है। प्रिंस कॉबिन बुदबुदा रहे थे। एक बार के लिए मैं वास्तव में डैरल और डैरिन से ईर्ष्या करता हूँ, वे यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लैरी ने चुपचाप उत्तर दिया। कॉबिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया और उसे वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे क्षेत्र में अन्य कुलीन इकाइयों के साथ मिल गए और पैदल ही पीछे हट गए। रेडियो संचार कहते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन उन पर कई बार हमला भी किया गया है। हमलावरों की ताकत पहाड़ियों से बाहर निकलते ही कम हो रही है, इसलिए हमें समस्या के मूल के करीब होना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम इसकी जांच कैसे करेंगे। डैरिल और रोज कहीं जाने की स्थिति में नहीं हैं और संभवतः कल दोपहर तक नहीं जा पाएंगे, और जैसा कि हमने आज जाना, मेरे लिए यहाँ अकेले यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं है। मैं रॉयल रैंक पर हो सकता हूँ, लेकिन 10 या 20 में से एक कमांडर रैंक के जादू उपयोगकर्ता अभी भी मुझे अभिभूत करने वाले हैं। जब उसने देखा तो काल ने पाया कि समूह का उपचार पूरा नहीं हुआ था। कॉबिन और लैरी दोनों अभी भी ठंड के अलग अलग क्षेत्र दिखा रहे थे, जहां हानिकारक बर्फ का जादू उनके शरीर में बना हुआ था, जिससे वे आंतरिक रूप से कमजोर हो रहे थे। सबसे मजबूत लड़ाके अग्रिम पंक्ति में थे, इसलिए उन्होंने सबसे अधिक नुकसान उठाया था, और जबकि लोड्स और टेसा उत्कृष्ट उपचारक थे, वे तुरंत इतने मजबूत नहीं थे। सबसे मजबूत लड़ाके अग्रिम पंक्ति में थे, इसलिए उन्होंने सबसे अधिक नुकसान उठाया था, और जबकि लोड्स और टेसा यति बर्फ के जादू का प्रतिकार कर रहे थे, इसलिए वह फुसफुसाते हुए समूह की ओर बढ़ा। मेरे हस्तक्षेप को क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि हम में से कोई भी जल्दी न चले। मेरे पास थर्मल विशन है और मैं सचमुच आपके शरीर पर बर्फ के जादू से होने वाले नुकसान को देख सकता हूँ। जादू आपके अगले हमले के साथ प्रतिध्वनित होगा और आपको और तेजी से जमा देगा। एक बार ऐसा होने लगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, काल ने फुसफुसाया। लैरी ने गाली दी, फिर धीरे से हंसा। तुम ही बोलने वाले हो, मैं अभी भी तुम्हारे कवच पर बर्फ देख सकता हूँ। काल ने नीचे देखा और महसूस किया कि उसके पास उन लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा नुकसान था, जबकि उसके पास रिफ्रेशिंग लाइटनिंग अभी भी सक्रिय थी जो इसे बेअसर करने के लिए काम कर रही थी। जादू में ठंडे स्थान थे जहां ये जादू के प्रभाव से लड़ रहा था, और काल हमलों की घातक प्रकृति पर भौचक्का रह गया। घंटों बीत चुके थे और जादू उसके बचाव में भी नहीं आ पाया था, लेकिन यह अभी भी बना हुआ था, और अगर वह बिजली को नीचे गिरा देता तो ये सफल हो जाता। इसके बजाय उसने खुद को ज्वलंत शरीर में लपेट लिया, जिससे गुफा एक प्रकाशस्तंभ की तरह जगमगा उठी और साथ ही क्षेत्र तेजी से गर्म हो गया। इसने उसके शरीर पर बने जादू को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया, जिससे गुफा में एक अच्छी गर्मी बन गई। समस्या हल हो गई। काल ने अपने स्थानों पर जानवरों की जांच की और पाया कि हॉक और रेड दोनों ही ठीक थे। वे फ्रंटलाइन फाइटर नहीं थे, लेकिन वे विचलित दिख रही थी। वह फिर से कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी, इसलिए काल ने उसे छोड़ दिया। वह तीनों में सबसे होशियार थी, और अगर उसके लिए कोई नया कौशल सीखना संभव होता तो वह जल्द ही उसे सीख लेती। थोर के शरीर पर अभी भी ठंडे धब्बे थे, लेकिन उसने अपने स्थान में झरनों का तापमान बढ़ा दिया था और पवित्र पत्थर एक दृश्यमान गति से शेष जादू को नष्ट कर रहे थे। समूह में अन्य लोग ठीक दिख रहे थे, हालांकि रोज उस पर इस्तेमाल किए गए सभी उपचार जादू के बाद के प्रभावों से थक गई थी, और डैरल अपने शरीर पर चोटों को छिपा रहा था, जिसे काल थोड़ा लाल क्षेत्रों के रूप में देख सकता था, जहां गर्म रक्त सतह के करीब था। लोड्स के पास अभी भी एक क्षेत्र उपचार मंत्र सक्रिय था, इसलिए कुछ मिनट पहले हर कोई बहुत बुरा होता, और टेसा ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी को बफ रखने के प्रयास और युद्ध के दौरान किए गए उपचार कार्य के बाद पहले से ही आधी नींद में थी।
हालांकि यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता थी, लेकिन अपने ही रैंक के किसी व्यक्ति को मृत्यु की स्थिति से बचाना या कई गंभीर घावों को बंद करना एक ऊर्जा गहन गतिविधि थी। 4 अलग अलग लोगों के लिए हर 10 सेकंड में ऐसा करना उसकी क्षमताओं को सीमा तक बढ़ा देता होगा। जैसे ही थोर अपने तालाब में आराम कर रहा था, उसने एक सुरक्षा का घेरा सक्रिय कर दिया, जिससे सहनशक्ति को बहाल करने में मदद मिली, साथ ही नुकसान भी कम हुआ। अभी सभी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और उसे झपकी लेते समय इसे सक्रिय रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। अध्याय 234 स्पेस मैक्सिमाइज्ड। पहली निगरानी के लिए कौन तैयार है? कॉबिन ने दूसरे कमांडरों से फुसफुसाते हुए पूछा जब सुरक्षा का घेरा उनके ऊपर आ गया। मैं तैयार हूँ। मेरे कौशल सहनशक्ति को ताज़ा करते हैं, इसलिए जब मेरे जानवर आराम करेंगे तब मैं पहली निगरानी रखूंगा। मैं पूर्ण अंधेरे में भी देख सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए लाइट चालू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, काल ने जवाब दिया। लैरी ने ठहाका लगाया, लेकिन ये हम सभी के लिए है। इसके बिना ये जगह बेहद काली हो जाएगी। क्या आप अपना वह फ्लेम स्पेल सक्रिय रख सकते हैं, या ये तब भी खत्म हो रहा है जब यह नुकसान नहीं उठा रहा है? काल मुस्कुराया और अपनी बंधी हुई तलवार निकाली, फिर प्रवेश द्वार के बगल की दीवार पर चला गया और उसे पत्थर में चिपका दिया, जिसके चारों ओर आग की लपटें थीं। उसने उन्हें एक फीकी चमक में बदल दिया और बातचीत में वापस आ गया। ये सभी के लिए एक अच्छी रात की रोशनी होनी चाहिए, साथ ही एक अच्छा स्पेस हीटर भी। इसे सक्रिय रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसे एक निष्क्रिय कौशल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। केवल हमला करने या नुकसान उठाने के लिए इसका उपयोग करते समय ही प्रयास करना पड़ता है। ब्लेड आज ऊर्जा से भरपूर था। इतनी सारी लड़ाई के बाद काल ने अपनी चोटों के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसने जो जीवन चुराया था वह वास्तव में बहुत अधिक था। ये प्रत्येक हत्या से प्राप्त ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन काल ने अकेले ही कई राक्षसों को मार गिराया था, जिसमें लड़ाई के अंत में कई कमांडर भी शामिल थे। ऊर्जा अभी तक उसके शरीर द्वारा पूरी तरह से आत्मसात नहीं की गई थी, लेकिन जल्द ही यह हो जाएगी, और वह इसे जानवरों के स्थानों में 3 फोकल बिंदुओं पर केंद्रित कर रहा था। इसमें उसका पूरा ध्यान नहीं लगा, इसलिए जब सभी ने अपना खाना खाया, जिसके लिए स्पेलब्लेड नेचर प्रीस्ट को पाकर खुश थे, और फिर बिस्तर पर लेट गए, काल ने ऊर्जा हस्तांतरण जारी रखा। जब सभी सो गए या उसके पास जाने लगे तो उसने अपना अधिकांश ध्यान उसी पर लगाया। सुरंग के प्रवेश द्वार और पिछली दीवार पर नजर रखने के लिए बस इतना ही छोड़ा, अगर उस दिशा से कुछ आता। गुफा की पिछली दीवार पर बहुत ही मंद रोशनी थी, यहाँ तक कि उसकी रात की दृष्टि में भी, लेकिन पानी की धार स्थिर थी, और जैसा कि राय ने कहा था, ये कहीं जा रही थी, क्योंकि यह गुफा को भर नहीं रही थी। काल ने उन्हें थोड़ी देर और सोने दिया, क्योंकि उन्होंने थकावट के कारण रात की पहरेदारी जल्दी शुरू कर दी थी, और टेसा को दूसरे पहरे के लिए जगाने से पहले 4 घंटे इंतजार किया। जब तक मैं ध्यान लगाऊंगा तब तक लाइट जलती रहेगी। मुझे युद्ध से ली गई ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसने अपने वस्त्र सीधे किए और अपने बालों को ब्रश किया। क्या रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? उसने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ बहुत सन्नाटा है और मुझे गुफा के मुहाने के पास कुछ भी हिलता हुआ सुनाई नहीं देता। हवा थोड़ी कम हो गई है, इसलिए पेड़ों का शोर कम है, और मैं कुछ छोटे जानवरों को सुन सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। काल अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हुए एक गहरी समाधि में चला गया, और उसे केवल स्पष्ट रूप से पता था कि किसी समय टेसा ने तीसरे पहरे के लिए एलिस के साथ स्थान बदल लिया था। एलिस ने अभी अभी प्रिंस कॉबिन के साथ स्थान बदला था, जब काल को अपने स्थानों में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वह उनमें अतिरिक्त ऊर्जा भर रहा था जिसे उसका शरीर पूरी रात जल्दी से अवशोषित नहीं कर पाया था, और फिर एक ऐसी भावना के साथ जो उसके शरीर में घंटी बजने की तरह फैल गई, बस एक सूक्ष्म कंपन जिसने उसके शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने बदलना बंद कर दिया और एक चौथा स्थान बनना शुरू हो गया। इसमें पहले से ही एक छोटा सा केंद्र था, हालांकि यह अन्यथा बंजर था और एक बेडरूम से बड़ा नहीं था, बजाय उन एकड़ की जगह के जो अब अन्य स्थानों में समाहित थे। परिवर्तन ने तुरंत जानवरों को जगाया कि वे देखें कि उनके घरों में क्या चल रहा था, और उन्होंने सभी ने नए जोड़ को देखा। तो हमारे घर मानक तक पहुंच गए हैं। अब हमें बस कमांडर रैंक तक पहुंचने की ज़रूरत है और हम टीम में सबसे शक्तिशाली होंगे। हॉक ने अपने पंखों की महिमा की कल्पना करते हुए खुद को तैयार किया जब वह कमांडर रैंक पर पहुंच गया। हाँ, जब हम कमांडर बनेंगे तो सभी हमारे सामने झुकेंगे, राय ने सहमति जताई। उसने मन ही मन जोड़ा, शायद वह ओवरलॉर्ड ड्रेक वाला आदमी नहीं, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि मनुष्य अब उसके मुकाबले में नहीं होंगे। काल ने महसूस किया कि कॉबिन का ध्यान उस पर है, और उसने रॉयल रैंक के जादूगर को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, जिसने खुद को सावधानी से व्यवस्थित किया था, और शाम की शुरुआत की तुलना में अधिक युवा और कम अव्यवस्थित दिखने के लिए अपनी दाढ़ी को थोड़ा छोटा भी किया था। काल ने खुशी के साथ नोट किया कि आइस मैजिक के सभी लक्षण गायब हो गए थे, जिसका अर्थ था कि उनका सबसे मजबूत लड़ाकू फिर से शीर्ष आकार में था। क्या आपने कोई उन्नति की या किसी तरह का कोई बोध प्राप्त किया? मैंने शक्ति का उछाल महसूस किया।
प्रिंस कॉबिन ने पूछा। मेरे जानवरों के स्थानों ने एक सफलता हासिल की। उन्हें अब जानवरों को पीछे नहीं रखना चाहिए और नियत समय में टीम कमांडर रैंक तक पहुंचने में सक्षम होगी। उसने चुपचाप समझाया। जादूगर प्रभावित लग रहा था। आप जानते हैं, ये शर्म की बात है कि आपकी क्षमता वाले किसी व्यक्ति को जादूगर के रूप में नहीं चुना गया। मानसिक दृढ़ता के उस स्तर के साथ आपको नए मंत्र सीखने में आसानी होनी चाहिए। काल ने इस विचार पर मुस्कुराया। जानवरों के लिए तो और भी आसान समय है। मेरे पास एक ऐसा कौशल है जो उन्हें दूसरों को देखकर या उनसे निर्देश पाकर सीखने में मदद करता है। अगर यह एक संगत कौशल है तो देखने के 1 या 2 दिन के भीतर वे आमतौर पर इसकी मूल बातें सीख सकते हैं। फ्यूनल, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रुककर नए कौशल का अध्ययन कर सकें, लेकिन हमें अब तक कई संगत कौशल भी नहीं मिले हैं और इसने उनकी प्रतिभा के विस्तार को सीमित कर दिया है। इससे प्रिंस कॉबिन को थोड़ा संदेह हुआ। तो आप कह रहे हैं कि आपके जानवर हमें देख रहे हैं और हमारे कौशल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं? काल ने चुपचाप हंसने की कोशिश की ताकि वह किसी और को न जगाए। संदेह है, उनमें से किसी के पास अंगूठा नहीं है, इसलिए तलवार चलाने का हुनर उनकी खासियत नहीं है, और उनमें से कोई भी वास्तविक जादूगर नहीं है। हॉक को अग्नि तत्व से लगाव है, लेकिन मैंने आप में से किसी को भी लड़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा, लेकिन वह अकेला ऐसा है जो राय की गोलेम को बुलाने की क्षमता के अलावा वास्तविक जादू का इस्तेमाल करता है। कॉबिन ने यति योद्धाओं को चीरने के लिए पेड़ों से बाहर निकलने वाले लकड़ी के गोलेम की याद पर मुस्कुराया। वैसे वे काफ़ी प्रभावशाली हैं। अगर वे रक्षात्मक जादू या दूर से हमला कर सकते तो वे अविश्वसनीय होते। काल ने सिर हिलाया। हमें समय दें और हम एक ऐसा मंत्र खोज लेंगे जिसे या तो मैं उन पर डाल सकता हूं या जिसका उपयोग राय उनकी रक्षा के लिए खुद कर सकती है। जब वे कमांडर रैंक पर पहुंचेंगे तो वे एक नया कौशल सीख सकते हैं। मेरे द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार कई जानवर ऐसा करते हैं। कॉबिन ने सिर हिलाया। कमांडर में कौशल प्राप्त करना उनके लिए आम बात है और रॉयल रैंक तक आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी नस्लीय क्षमता के अलावा कुछ और सीखना लगभग अनिवार्य है। रॉयल रैंक के जानवर सभी किसी न किसी तरह के उन्नत जादू का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि कुछ के लिए ये या तो पागल रक्षा या किसी तरह के शारीरिक परिवर्तन के रूप में छिपा होता है। जैसे कि यति जिसका हमने आज सामना किया। बर्फ का राजा नामक कुछ है जो उस प्रजाति का एक विकसित संस्करण है। वे बर्फ और बर्फ को उसके सभी रूपों में नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली वायु जादू का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आमतौर पर टीइंग विंड्स या टॉर्नेडो शामिल हैं। काल ने अवधारणा को समझा और उसके सभी पालतू जानवर उस मानक के रास्ते पर अच्छी तरह से चल रहे होंगे। उन्होंने सभी कौशल सीखे थे जो उनकी नस्लीय क्षमताओं का हिस्सा नहीं थे, और उन्हें बस उस शक्ति स्तर तक पहुंचना था जब तक कि उनके लिए भी कोई बाधा न हो, जिस तरह से मनुष्यों के लिए थी। लेकिन तत्काल चिंता उन्हें कमांडर रैंक मानक तक पहुंचाना था। वे वैम्पायरिक तलवार के इनपुट के साथ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन काल को यकीन था कि राक्षसों को मारने और उन्हें खिलाने के लिए बेतरतीब वस्तुओं का बेतरतीब ढंग से शिकार करने के अलावा वह और भी बहुत कुछ कर सकता था। प्रिंस कॉबिन ने उसे देखकर मुस्कुराया। आराम करो, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। कभी कभी तुम्हें आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि अपने आधार को अच्छा और मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। एक बार जब तुम्हारा आधार बेहतर हो जाएगा तो तुम पाओगे कि उसके ऊपर आने वाले स्तरों का निर्माण करना आसान है। अपनी क्षमता को पिरामिड की तरह सोचो। इसे ठीक से विकसित होने के लिए आधार पर सबसे चौड़ा होना चाहिए। तुम इसे एक ओबेलिस्क की तरह बना सकते हो, लेकिन वे अस्थिर होते हैं और एक अच्छा प्रहार उन्हें गिरा सकता है। स्थिर विकास के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। अध्याय 235 गुफा की जांच करें। काल ने रात की आखिरी पारी समाप्त होने के दौरान अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया और नवगठित चौथा स्थान उसके दिमाग में तेजी से फैलने लगा। जो कुछ भी मिल सकता था उसे अवशोषित कर लिया। साथ ही काल के ब्लेड ने पिछले दिन की लड़ाई के दौरान जो ऊर्जा प्रदान की थी उसके अवशेष भी। अन्य 3 स्थान अपने रहने वालों के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यह चौथा स्थान इतना छोटा था, परिवर्तन तुरंत स्पष्ट था, और फोकस की वृद्धि क्षेत्र को केवल अंतरिक्ष में ऊर्जा डालने की तुलना में बहुत अधिक कुशलता से विस्तारित कर रही था। भिक्षुओं को पता था कि वे निश्चित रूप से क्या कर रहे थे, और ये परीक्षण और त्रुटि से इतना बेहतर था कि काल को पहले स्थान पर उनसे पूछने के बारे में न सोचने के लिए मूर्खता महसूस हुई। अन्य लोग जागने लगे और काल को खाना पकने की गंध आ रही थी, इसलिए उसने अपना अधिकांश ध्यान बाहरी दुनिया पर केंद्रित कर दिया और नए स्थान को स्वाभाविक रूप से बनने दिया। हमें किस तरह का नया दोस्त मिल रहा है? थोर ने पूछा, क्योंकि उसने बाकी सभी से संकेत लिया और नाश्ता करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता, आप किस तरह का दोस्त चाहते हैं? काल ने पूछा। अधिक लाइटनिंग से रो, थोर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उसे वास्तव में यह आभास हो जाना चाहिए था। थोर एक पैक जानवर था, इसलिए निश्चित रूप से वह विकल्प दिए जाने पर अपनी तरह के और लोगों के साथ रहना चाहेगा। हॉक ने अपनी राय दी। हमें यहाँ केवल बर्फीली चीजें ही मिलेंगी। ओह, शराबी बर्फ बिल्लियाँ ठीक हैं, मुझे लगता है। वे अपना खाना कभी खत्म नहीं करतीं। राय बहुत पसंद नहीं था।
बस किसी अच्छे व्यक्ति को चुनिए। ठीक है, तो हम किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, शायद एक स्नोकैट और संभवतः थोर के लिए एक दोस्त। लेकिन हमें अपने कौशल में खामियों को दूर करना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समूह को बढ़ाए, सिवाय रक्षा के। हमारे पास कोई मरहम लगाने वाला नहीं है, और हमारे पास केवल एक लंबी दूरी का हमलावर है। ओह ओह, मैं मरहम लगाने वाला हो सकता हूँ। मरहम लगाने वाला एक मज़ेदार काम लगता है, थोर ने स्वेच्छा से कहा। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आप हीलिंग मैजिक सीख लेंगे, मैं आपको टीम के मरहम लगाने वाले के रूप में एक रन आजमाने दूंगा और मैं गोलेम के साथ टैंक करूंगा। काल ने सेरो के विचार को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। ये कठिन नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बहुत सारी हीलिंग महसूस की है। थोर ने आशावादी रूप से उत्तर दिया। अगर वह वाकई ऐसा कर पाता तो सेमिनरी अकादमी के नए पादरी छात्र कभी भी इस शर्मिंदगी से उबर नहीं पाते। अपनी ही कक्षा में लाइटनिंग सेरो से हार गए। जब नाश्ता परोसा गया तब काल सोच रहा था कि उनकी टीम में अगले सदस्य के लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा, और दिन के लिए उनकी योजना का गंभीर हिस्सा शुरू करने का समय आ गया था। कल के बाद हर किसी को ठीक होने में थोड़ा और समय लग सकता था, कम से कम सुबह देर से शुरू होने पर, और गुफा अब तक सुरक्षित थी। इससे अगले कुछ दिनों के अन्वेषण के लिए इसे अपना आधार बनाने का स्वाभाविक विचार आया। कल की गड़बड़ी के बाद उन्हें ये जानने की ज़रूरत थी कि यहाँ क्या हो रहा है, और क्या यह आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बनने जा रहा है। अगर बर्फ फैलती रही तो ये जल्द ही सभी की समस्या बन जाएगी, और उनकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम ये पता लगाने की कोशिश करें कि स्थिति क्या है ताकि इससे निपटने के लिए उपयुक्त बल भेजे जा सकें। लोट्स ने नाश्ता खत्म करते हुए गुफा की पिछली दीवार की ओर इशारा किया। क्या तुम जाकर थोड़ा पानी ले सकते हो और उसे उबालकर कॉफ़ी बना सकते हो? गुफा के चारों ओर बलुआ पत्थर से छीनने के बाद बहता हुआ पानी शुद्ध होना चाहिए। काल गुफा के पीछे चला गया और बड़ी कैंटीन को पीछे की दीवार से बहते पानी की ओर बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर लगी, दीवार गायब हो गई, जिससे दूसरी तरफ के कमरे से फैली एक विस्तृत सुरंग का जाल दिखाई देने लगा। मुझे लगा कि तुमने उस क्षेत्र की जांच कर ली है, काल ने राय से पूछा, क्योंकि मंत्र गायब हो गया था। तुम अपनी आंखों से देखते हो, अपने अंगों से नहीं। क्या तुम चाहते थे कि मैं पानी का तापमान जांचूं जबकि मैं पहले से ही देख सकता था कि यह ठंडा है? राय ने पलटकर जवाब दिया, ओ क्षमा करें, तुम सही हो, लेकिन अब हमें इस तरफ से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मामूली समस्या है, काल ने समूह को आवाज़ दी जो पीछे की दीवार की ओर मुड़े, जो अब अस्तित्व में नहीं थी। भाड़ में जाओ, प्रिंस कॉबिन ने सांस ली। मैं इसे बेहतर तरीके से नहीं कह सकता था, एलिस ने रक्षात्मक जादू तैयार करते हुए कहा। गुफाओं से एक बासी गंध आ रही थी, और दूरी में वे जादू की धड़कन महसूस कर सकते थे, जैसे कि पहाड़ के दिल में कोई भव्य मंत्र सक्रिय था। हम नाश्ते के बाद इसका पता लगाएंगे। प्रवेश द्वार पर अवरोध किसी भी चीज़ को हमारा पीछा करने से रोकेगा, और अगर उस पर हमला होता है तो कॉबिन को पता चल जाएगा, इसलिए कम से कम एक तरफ तो सुरक्षित है। एलिस ने आह भरी जब उसने भोजन को देखा जो कॉफ़ी बनाने के लिए पानी का इंतजार कर रहा था। लोट्स ने जादू से पानी बनाया जो पहले से ही गर्म था, और भोजन परोसा गया। आज सुबह कोई भी कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब जब वे एक विशाल सुरंग परिसर को देख रहे थे और छिपने के लिए सिर्फ एक छोटी सी गुफा नहीं थी, तो उन्हें सक्रिय होना पड़ा और यह सुनिश्चित करना पड़ा कि वे घात लगाए जाने वाले न हों। एलिस ने उस समूह को देखा जो उन्होंने इकट्ठा किया था। क्या आप सभी वापस बाहर जाएंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे? उसने पूछा। लैरी और कॉबिन ने अपना सिर हिलाया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम आपके समूह के साथ रहना पसंद करेंगे, संख्या में ताकत। कल की असफलता ने हमारे कबीले के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को लगभग खो दिया, और हम वास्तव में एक और घात लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं जब हेलीकॉप्टरों के लिए हमें निकालने के लिए आना सुरक्षित नहीं है। कॉबिन ने जवाब दिया। देखा, वह जानता है। संख्या में ताकत। थोर सहमत हुए। इस दिन की यात्रा उसके और हॉक के लिए कठिन हो सकती है, दोनों में से किसी के लिए भी गुफाओं में आसान समय नहीं होगा, इसलिए उन्हें अपना अधिकांश समय जानवरों के स्थानों में बिताना होगा। लेकिन एलिस के गोलेम को भी समस्याएं होंगी जब तक कि वह इसे छोटा करना नहीं जानती। वे उससे मिलने के बाद से ही सभी लंबे दुश्मनों से बाहर लड़ रहे थे, इसलिए वास्तव में उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। डाना के गोलेम उनके समूह के सबसे लंबे सदस्यों की तुलना में थोड़े ही लंबे थे, लेकिन अगर काल का अनुमान सही था तो गुफाओं में आगे बढ़ने पर उनकी सामान्य ऊंचाई भी एक तंग फिट होगी। उसे भूमिगत का बहुत अनुभव था, और वह संभवतः एकमात्र व्यक्ति था जो वास्तव में वहां सहज होगा, खासकर अगर छत इतने ऊंचे थे कि वह ठीक से सीधा खड़ा हो सकता था और उसे खनिक के बत्तख की चाल का उपयोग नहीं करना पड़ता था। एक बार जब भोजन समाप्त हो गया और सब कुछ साफ हो गया और पैक हो गया, तो काल ने राय को समूह के सामने ले जाया, क्योंकि वह अभी भी अपनी सामान्य खड़ी स्थिति की तुलना में थोड़ी छोटी थी, हालांकि बहुत चौड़ी और लंबी थी।
वे दोनों प्रकाश की स्थिति के बावजूद पूरी तरह से देख सकते थे, इसलिए वे क्षेत्र का पता लगाने के लिए स्पष्ट विकल्प थे, और वे समूह से आगे बढ़कर कई सुरंगों की जांच कर सकते थे जो अब गायब हो चुके अवरोध के दूसरी तरफ कमरे से जुड़ती थीं। जैसे ही उसने कदम रखा, कुछ गड़बड़ महसूस हुई, और जब काल अपने पीछे के समूह को देखने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि पत्थर की दीवार उनकी तरफ गायब हो गई थी। उसका हाथ उसमें से होकर गुजरा, इसलिए वह यहाँ फंसा नहीं था, लेकिन उसे याद रखना होगा कि वह कहाँ थी, अन्यथा वे सुरंगों में खो जाएंगे। राय के पास इसका उत्तर था। उसने अपने अग्रपाद का उपयोग करके दरवाजे के पास पत्थर पर अपना नाम उकेरा, ताकि वे जान सकें कि अगर वे इसे फिर से देखते हैं। आप पहले बाईं ओर देखें और मैं दाईं ओर से शुरू करूंगी। एक दूसरे की नज़रों से ओझल न हो, लेकिन सुरंग में जितना हो सके उतना नीचे देखें। काल ने निर्देश दिया। दाईं ओर वाला पहला वाला नीचे की ओर एक तीव्र ढलान बनाता है, फिर एक कठोर बाएं, इसलिए वह तब तक दूर तक नहीं देख सकता था जब तक कि वह रैंप से नीचे नहीं चला जाता। फिर उसने देखा कि यह नीचे की ओर एक निरंतर सर्पिल था, इसलिए वह मुख्य कमरे में वापस आया और अगले कमरे की जांच की। ये 90 डिग्री के बाएं मोड़ में जाने से पहले 100 मीटर तक फैला हुआ था, जो स्पष्ट रूप से निर्मित था और प्राकृतिक नहीं था। उस दालान के दूर छोर पर एक बंद दरवाज़ा था, लेकिन वह दूसरी तरफ लपटों की झिलमिलाहट देख सकता था, इसलिए वहां शायद कुछ जीवित था और शायद यति नहीं। राय को एक मृत अंत मिला, जिसमें एक अच्छा गड्ढा जाल था जिसे उसने अपने शरीर की बनावट के कारण फर्श के किनारों पर चलते हुए टाल दिया, और फिर एक और नीचे की ओर सर्पिल जिसे उसने काल के पास लौटने से पहले पूरी तरह से नहीं खोजा था। अध्याय 236 मंत्रमुग्ध गुफाएं। बाकी समूह मुख्य कमरे में उसके साथ शामिल होने के लिए आया था, और जब द्वार गायब दिखाई दिया तो वे कुछ समय के लिए चौंक गए। काल की तरह एलिस वापस अंदर आए और पाया कि उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था, ये केवल एक भ्रम था, और दूसरी तरफ छूने से यह टूट गया था। असली सवाल यह था कि जिसने इसे बनाया था वह किसी चीज़ को बाहर रखने की कोशिश कर रहा था, या किसी चीज़ को अंदर रखने की। इसने सुरंग परिसर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता छिपा दिया था, इसलिए ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या हमें ये देखना चाहिए कि इस स्तर पर कमरे में आग किसने लगाई, या हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारे नीचे क्या है? एलिस ने कॉबिन और लैरी से पूछा, तीनों सबसे मजबूत लड़ाकों के बीच विचार विमर्श करते हुए कि उन्हें क्या लगता है कि सबसे सुरक्षित है। पहले उस जगह पर जाएं जहां हमें पता है कि खतरा हो सकता है। आग वाला कमरा, कॉबिन ने सुझाव दिया। किसी और को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, और वे नीचे जाते समय इसे बिना जांचे नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है कि सुरंगें बंद हों और वहां जो कुछ भी हो वह उन्हें रोक दे या उनमें जहरीली गैस छोड़ दे। काल आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कॉबिन ने उसे रोक दिया। अगर हम किसी अनजान कमरे में जा रहे हैं तो मुझे पहले जाना चाहिए। मैं एक स्पेलब्लेड हो सकता हूं, लेकिन मैं एक रॉयल रैंक मैच भी हूं, और मेरी बाधाएं आपकी बाधाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उसने फुसफुसाया। इसलिए काल और वे दूसरे और तीसरे स्थान पर चले गए। दरवाज़ा खुलते ही कॉबिन को घेरने के लिए तैयार हो गए, और बाकी लोग उनके पीछे संकरे गलियारे से होते हुए जीर्ण लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा बनाने के लिए मोटे पीले बलुआ पत्थर को बुरी तरह से काटा गया था, और फिटिंग बहुत खराब थी, जिससे पता चलता है कि जिसने भी इसे बनाया था वह कोई कुशल कारीगर नहीं था। लेकिन जब काल ने दरारों से झांका तो उसने अंदर किसी को नहीं देखा, केवल दीवारों के पास कुछ जलती हुई अंगारियां थीं। उसने कॉबिन की ओर कंधे उचकाए, ये संकेत देते हुए कि वह कुछ भी नहीं देख सकता, और राजकुमार ने दरवाज़ा खोला, काल के साथ उसके ठीक पीछे भागते हुए, केवल ये देखने के लिए कि कमरा खाली था। प्रत्येक तरफ 5 मीटर 2 अंगारियां जली हुई थीं, और दूर की तरफ एक दरवाजा था। काल ने छिपे हुए जाल के लिए कमरे को स्कैन किया, और जिस क्षण लैरी ने प्रवेश किया और सभी अंदर थे, दरवाजा बंद हो गया और दीवार पर रून का एक सेट दिखाई दिया। अरे, हमने एक जादुई जाल को ट्रिगर किया। मुझे ये कैसे पता नहीं चला? कॉबिन ने लिखावट को समझने की पूरी कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। परीक्षण 10 सेकंड में शुरू होता है। उसने जोर से पढ़ा। फिर काल की चौकस निगाहों के सामने समूह का आधा हिस्सा गायब हो गया। वह राय, टेसा और लोट्स के साथ रह गया। बाकी सभी गायब हो गए थे। आरोही, लोट्स ने दीवार की ओर इशारा करते हुए उन्हें सूचित किया। इस पर आरोही लिखा है। जाल ने हमें रैंक के हिसाब से विभाजित कर दिया। इसका मतलब ये होना चाहिए कि दाना डेरिल और रोज के साथ थी, जबकि एलिस लैरी के साथ थी, लेकिन कॉबिन परीक्षण में अकेले फंस सकता था। कमरा इतना बड़ा नहीं था कि थोर या हॉक को बुलाया जा सके, यहाँ तक कि रे भी यहाँ थोड़ा तंग था, इसलिए दाना के 2 गोलेम के साथ जागृत समूह भी इसी तरह भीड़भाड़ वाला होगा। फिर कमरे में जादू की बाढ़ आ गई, और उनके चारों ओर एक पूरा युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया, एक खुला बर्फ से ढका मैदान जिसमें मारे गए सैनिकों और यति योद्धाओं के शव उनके चारों ओर बिखरे हुए थे। एक आखिरी समूह आ रहा था, और काल ने हिचकिचाते हुए थोर और हॉक को बुलाया। ये सुनिश्चित नहीं था कि जादू कैसे काम करता है। हॉक आसमान में उड़ गया, ये पुष्टि करते हुए कि इस परीक्षण के अंदर लड़ने के लिए वास्तव में जगह थी। आदिवासियों, जानवर के अभिशाप को गले लगाओ।
इन घुसपैठियों को हमारी भूमि से भगाओ और अनंत बर्फ लौटाओ। समूह का नेता, एक विशाल योद्धा जिसके सीने के बाएं हिस्से से लेकर उसके दाहिने कूल्हे तक एक निशान था, चिल्ला रहा था। यह नया था, यति बोल नहीं सकता था। एक बार जब उसका प्रोत्साहन समाप्त हो गया तो योद्धाओं में शक्ति भर गई और थोर ने सुरक्षा का घेरा सक्रिय कर दिया, क्योंकि वह उनके आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार था। टेसा उसकी पीठ पर चढ़ गई, जबकि लोट्स काल के पीछे खड़ा हो गया और रे ने अपने गोलेम को बुलाया। उनके पास अभी भी संख्या का लाभ था, लेकिन ये योद्धा अपने नेता के अलावा आरोही के निचले हिस्से में थे। लोट्स ने समूह से धीरे से बात की। 3, 2, 1 में हमला करें। बैलें जमीन से ऊपर उठी। योद्धाओं को तब गिरा दिया जब वे 10 मीटर दूर थे, इतने करीब कि श्रेड एक पल में उन तक पहुंच गया, ठीक उससे पहले जब मकड़ी के गोले उन पर थे और हॉक के आग के गोले समूह के नेता पर बमबारी करने लगे। यह उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन जब तक वे उलझाव से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते, तब तक जानवर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। और फिर थोर का हमला उनकी पंक्तियों के बाईं ओर पहुंच गया, 2 को घायल कर दिया और टेसा की चेन गदा से उनकी खोपड़ी को कुचलने के लिए उन्हें जगह पर रखा। थोर आगे बढ़ता रहा, एक और हमले के लिए वापस चक्कर लगाता रहा, क्योंकि बर्फ का जादू योद्धाओं के चारों ओर घूमने लगा, जिससे बर्फीले तूफान के शुरुआती चरण बन गए। काल ने अपनी तलवार खींची और हमला किया, एक लक्ष्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, फिर दूसरे के ब्लेड को रोका क्योंकि बर्फीला तूफान बनने से पहले ही फीका पड़ गया। ये अति भयानक लड़ाके थे, उनमें लड़ने की प्रवृत्ति और अनुभव की कमी थी। आधे मिनट में सब कुछ खत्म हो गया और जानवर काल और मौलवियों के साथ फिर से जुड़ गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ से बाहर निकलने की उनकी संभावनाओं को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके मौके शुरू में उतने अच्छे नहीं थे। और भी लिखा हुआ था, इस बार उनके सामने बर्फ पर दिखाई दे रहा था। चरण पूरा हुआ, लोट्स ने पढ़ा। अब हम क्या करें? काल ने पूछा, जबकि टेसा ने थोर के तराजू को रगड़ा, उसे एक और लड़ाई के लिए उत्साहित किया। शब्द गायब हो गए और नए शब्दों ने उनकी जगह ले ली। पुरस्कार अर्जित किया। चरण 2 की शुरुआत। काल को यकीन नहीं था कि उसे इनाम के रूप में क्या मिला, लेकिन वह जानता था कि अब उन समूहों में से 2 थे, जिनमें 5 कम आरोही और एक उच्च आरोही सेनानी थे। यदि अन्य समूह अपने स्वयं के शक्ति स्तरों पर इन बाधाओं का सामना कर रहे थे, तो यह एक भयानक लड़ाई हो सकती है, और काल को उम्मीद थी कि वे सभी को एक टुकड़े में वापस लाने जा रहे हैं। थोर और रे, बाएं मुड़ें, मैं हॉक के साथ दाएं मुड़ूंगा, काल ने निर्देश दिया। उनके प्रतिद्वंद्वी आग के प्रति कमजोर थे, और जब उन्होंने काल के शरीर को आग की लपटों में जलते हुए देखा, तो वे झिझक गए, बिजली को ढकते हुए और आसपास की बर्फ को पिघलाते हुए। फिर आसमान से आग के गोले बरसने लगे और उन्होंने हमला कर दिया, ये जानते हुए कि अपने दूर के हमलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें पहले काल से निपटना होगा। पीछे नेता हॉप पर हमला कर रहा था, लेकिन एक जादूगर और एक बहुत ही फुर्तीले पक्षी के बीच कोई भी हमला मारने के करीब भी नहीं पहुंच रहा था। टेसा किसी तरह के वृद्धि मंत्र का जाप कर रही थी जबकि वे लड़ रहे थे, और लोट्स ने काल की तरफ से नेता के पैरों को बेलों से फंसा दिया था, जिससे वह हॉक द्वारा भेजे गए आग के गोले की बौछार से बच नहीं पाया। काल ने योद्धाओं के शरीर को काट डाला, अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके उन जानवरों को परास्त किया जो आरोही के निचले हिस्से में थे, जबकि वह शीर्ष के पास था। जब उसके पास इतने सारे जादुई सामान थे और 2 पादरी उसे बफ दे रहे थे और दुश्मनों को रोक रहे थे, तो इसे शायद ही निष्पक्ष लड़ाई कहा जा सकता था। लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई और समूह तीसरे परीक्षण से निपटने के लिए एक योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुआ। टेसा ने तीसरे चरण के संभावित परिणाम पर विचार किया। 3 समूह, पहले की तरह ही। ये बहुत सारे आने वाले दुश्मन होंगे और हम तीनों हर तरफ से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि हम रे और स्पाइडर गोलेम को अलग न कर दें, जिससे मुझे और थोर को नुकसान पहुंचाने वाले डीलरों की कमी हो जाएगी। उनमें से और भेजो, मैं उन्हें फाइंड आउट की एक अतिरिक्त खुराक दूंगा। हॉक ने काल के दिमाग में बड़बड़ाया, लगातार बर्फ के हमलों से परेशान होकर। बर्फ पानी के परिवार का दुष्ट चचेरा भाई था और वह उनकी बकवास से तंग आ चुका था। अगर रोशनी बंद होती तो यह और मज़ेदार होता। रे ने सहमति जताई और अगले विकास के होने का इंतजार किया। अगर और भी होते तो भी उन पर चुपके से हमला करना मुश्किल नहीं होता, अगर दिन का मध्य न होता। हालांकि जब उसने युद्ध के मैदान से मेल खाने के लिए अपने रंग को अनुकूलित किया, तो बख्तरबंद निकायों और बर्फ के इन सभी सफ़ेद और भूरे रंग को रक्त लाल रंग के साथ मिलाना काफ़ी सुखद था। जहां तक सेटिंग की बात है, ये सबसे सुखद था जो उसने देखा था, जो पेड़ों से भरा नहीं था। अध्याय 237, दूसरा दौर। लड़ाई। शब्द फिर से बदल गए और लोट्स ने भौहें सिकोड़ लीं। इसमें लिखा है पुरस्कार दिए गए, बुनियादी परीक्षण पास हो गया। उसने समझाया। ऐसा लगता है कि हमें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, है न? काल ने पूछा। हाँ, और मैं सोच रहा हूं कि हम अभी भी यहाँ क्यों हैं। लोट्स ने सहमति जताई। फिर प्रतीक फिर से बदल गए। उन्नत परीक्षण शुरू करना। उन्नत। लोट्स ने बस इतना ही कहा, जैसा कि काल और टेसा ने आह भरी। ओह, वे इसमें से कुछ चाहते हैं, है न?
हाँ, मैं उन्हें कुछ बेवकूफ़ ठंडे पानी के जादूगर दूंगा। हॉक ने खुशी जताई। राय ने उसके उत्साह पर हंसा। बेशक, वह लड़ाई के लिए तैयार था, वह बहुत ऊपर था, जहां उसके पास हमलों से बचने के लिए बहुत समय था। फिर से यति योद्धाओं का एक कबीला उनके सामने आया, लेकिन इस बार यह केवल एक कबीला था, लेकिन 9 योद्धा और एक नेता थे। काल के अनुमान के अनुसार वे सभी कम कमांडर रैंक के थे, जिसमें नेता भी शामिल था, हालांकि वह मध्यम कमांडर के रूप में योग्य हो सकता है। ओह, ये बेकार होने वाला है। टेसा ने आह भरी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे किससे मुकाबला कर रहे थे। यह मूल रूप से उसी बल का एक खराब संस्करण था जिसने कल उन्हें गुफा में खदेड़ा था, लेकिन उनमें से केवल 10 थे, 3 दर्जन या उससे अधिक के बजाय। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। पास रहो, इसलिए हम सभी सुरक्षा घेरे में हैं। बीच में लोड्स हमारे प्राथमिक उपचारक के रूप में है। टेसा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम अभी भी थोर पर रहना चाहती हो, क्योंकि ये थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये तुम्हारा फैसला है। बाकी सभी, तुम्हें पता है कि क्या करना है। काल ने जोर दिया। योद्धा समूह को घेरने के लिए फैलने लगे और काल ने थोर के सुरक्षा घेरे के किनारे पर पहुंचते ही खुद को आगे बढ़ाया। उसके अचानक हमले ने उसके प्रतिद्वंद्वी के कच्चे ब्लेड को चकनाचूर कर दिया, और श्रेड और फ्लेमिंग बॉडी के संयोजन ने ब्लेड को जानवर की कमांडर रैंक की खाल में गहराई तक काट दिया, जिससे उसकी छाती में घाव से खून बहने लगा। जानवर पीछे की ओर गिर पड़ा, अपनी छाती को पकड़कर घाव को भरने की कोशिश कर रहा था, जबकि काल दूसरे पर पलटा। थोर ने सहायता के लिए आगे बढ़कर समूह के बाकी सदस्यों को अपने पीछे दौड़ाया, जबकि राय के गोलेम यति के पीछे गए, जिससे काल लड़ रहा था। उन्होंने इसके साथ एक दौर के हमलों का आदान प्रदान किया, फिर अपने असली लक्ष्यों पर चले गए। एक ने रोएदार राक्षस पर छलांग लगाई, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई, जबकि दूसरा काल के प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर गया, उसे लेसेरेट से फाड़ दिया। ये राक्षस धीरे धीरे पुनर्जीवित हुए, और यदि समूह लंबे समय तक टिके रहे तो वे संभवतः खून से लथपथ होकर मर जाएंगे। उन्हें बस पहले आवश्यक घाव देने की आवश्यकता थी। मकड़ियां राय की रक्षा करने के लिए अलग हो गईं, जो अब लड़ाई के पीछे आए राक्षसों के हमले के अधीन थी, और काल ने देखा कि एक ने गिरे हुए लड़ाकू की छाती पर आइस मैजिक डालने के लिए वापस आकर घाव को जमा दिया और रक्त प्रवाह को रोक दिया। ये लेसेरेट से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए काम कर सकता है, लेकिन उस विशेष लक्ष्य के अंग छिद्रित और जल गए थे। रिसाव को सील करने से लंबे समय तक मदद नहीं मिलेगी। फिर भी क्षति को ठीक करने के बाद जानवर सावधानी से उठ खड़ा हुआ और युद्ध से पीछे हट गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया। एक बार जब वह दूसरों से दूर हो गया, तब भी खुद का बचाव करने में बहुत घायल था। हॉक ऊपर से उस पर आग के गोले बरसा रहा था, जबकि अपनी चपलता से राक्षसों को चिढ़ा रहा था। दुर्भाग्य से उसके अहंकार की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, और हॉक ने एक हिमखंड से सीधा विस्फोट किया जिसने उसे सीधे उसके जानवर के स्थान पर भेज दिया, जो कठोर रूप से जम गया था। वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसे भारी क्षति हुई थी, और काल ने स्थान का तापमान बढ़ाने और उसे जितनी जल्दी हो सके पिघलाने का काम किया। हॉक को क्या हुआ? लोट्स ने पुकारा। हिमखंड विस्फोट। काल ने बिना समझाने के पर्याप्त समय के बिना वापस पुकारा। अब वह 3 यति योद्धाओं का सामना कर रहा था, जिनमें से प्रत्येक उससे अधिक शक्तिशाली था, कम से कम बुनियादी कौशल स्तर पर। उसके पास अभी भी क्रूर शक्ति का लाभ था, और काल इसका उपयोग उन्हें लड़ाई की गति को निर्धारित करने में सक्षम होने से रोकने के लिए कर रहा था। काल दूर नहीं जा सकता था, या वह लोट्स को खुला छोड़ देता, लेकिन वह एक झटके में कुछ मीटर आगे बढ़ सकता था, उनके हमलों की सीमा से बाहर, और फिर वापस आकर उनके द्वारा छोड़े गए किसी भी छेद को काट सकता था। एक भाग्यशाली प्रहार ने यति के घुटने में से एक के पैर को काट दिया, और हालांकि उसके साथियों ने उसे तुरंत जमा दिया, योद्धा लड़ाई से बाहर हो गया और खुद को घसीटता हुआ दूर चला गया। 2 बनाम 1, काल के पास बहुत बेहतर मौका था, और उसने ये देखने के लिए एक नज़र डाली कि दूसरे कैसे कर रहे थे। लोट्स अभी भी काफी तरोताजा दिख रही थी, वह पसीना नहीं बहा रही थी या थकावट से हौंफ नहीं रही थी, और उसने पूरे क्षेत्र को एक हरे रंग के चमकते हुए उपचार चक्र में घेर लिया था। टेसा अभी भी थोर की सवारी कर रही थी, क्योंकि यह बड़े विरोधियों के महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन वे अभी तक किसी को भी नीचे गिराने में कामयाब नहीं हुए थे। इस लड़ाई में असली विजेता राय अपने गोलेम के साथ थी। उसने न केवल काल के पास एक को अपंग कर दिया था और दूसरे को अंधा कर दिया था, बल्कि उसने लड़ाई शुरू होने के बाद से उनमें से 2 को मार डाला था। जमीन पर बहुत सारा काला खून था जो केवल उसी से आ सकता था, लेकिन ब्लडबैथ स्पाइडर अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी और खुद को ठीक रखने के लिए लोट्स पर निर्भर थी। अप्रत्याशित रूप से राय के गोलेम सहित सभी पर नीली रोशनी चमक उठी, क्योंकि थोर की ताज़ा बिजली खुद से पूरे समूह में फैल गई। मैंने ये कर दिखाया, अब मैं ही लहूं, लाइटनिंग सिरो जीत की घोषणा करते हुए मन ही मन चिल्लाया। जबकि यह तकनीकी रूप से उपचार मंत्र नहीं था, लेकिन यह आपकी पुनर्जनन गति को बढ़ाता था, इसलिए काल उसे यह जीत दिलाने जा रहा था।
अतिरिक्त अवरोध के साथ राय को अब उतना पीछे नहीं हटना पड़ता था। वह हमलावरों पर वार करने के लिए कुछ अतिरिक्त जोखिम उठा सकती थी और उसके स्पाइडर गोलेम में से एक काल की सहायता करने के लिए आया, जो युद्ध से 1 दर्जन मीटर पीछे हट चुके अंधे यति के गले में लेसेरेट का उपयोग करने के बाद अपने विरोधियों की पीठ पर जा रहा था। काल ने समूह के नेता की तलाश की, लेकिन वह नहीं देख सका कि वह कहाँ गया था। जब आप उनसे लड़ रहे थे तो वे सभी एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन थोर को अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ समस्या हो रही थी। राय के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए बाकी सभी के चले जाने के बाद वह एकमात्र बचा था। एक चिल्लाहट के साथ काल के बाईं ओर के प्रतिद्वंद्वी ने एक जादू किया और एक बर्फ की कील जमीन से ऊपर उठी, लोड से टकराए और उसे हवा में फेंक दिया, जिससे उसका उपचार चक्र गिर गया और पुजारी बेहोश हो गया। थोर ने बाधा को वापस ऊपर उठा लिया इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे, लेकिन उसे संभलने के लिए समय चाहिए था और काल को जल्दी ही एहसास हो गया कि हर कोई ताज़ा मंत्रों को डालने के लिए उस पर निर्भर था और बर्फ जादू द्वारा उन्हें जमाने की कोशिश के कारण उनकी सहनशक्ति जल्दी ही खत्म हो रही थी। काल को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर सुस्त हो रहा है क्योंकि यति योद्धाओं में से एक स्पाइडर गोलेम के सामने गिर गया, जिससे वह और एक गोलेम केवल एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रह गए। लेकिन टेसा को थोर की पीठ से नीचे गिरा दिया गया था और अब वह पैदल लड़ रही थी और ऐसे बफ्स डाल रही थी जो उम्मीद है कि ठंड के प्रभाव का प्रतिकार करेंगे और लोड्स को इतना ठीक करेंगे कि वह होश में वापस आ जाए। काल ने अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला किया, उसकी गर्दन को स्पाइडर गोलेम के लिए खुला छोड़ दिया क्योंकि उसके ब्लेड ने उसकी ढाल की दोनों परतों को तोड़ दिया और उसके कवच को काट दिया। यह एक और यति का अंत था और वह आखिरी कुछ राक्षसों का सामना करने के लिए मुड़ा। ठीक उसी समय जब थोर ने उसकी तरफ से छेद किया, उसकी बची हुई बिजली को तोड़ दिया और उसे उसके बीस्ट स्पेस में जमने के लिए भेज दिया। रे पादरियों की रक्षा करो, आक्रमण पर केवल मैं और गोलेम होंगे, काल ने निर्देश दिया। वह अभी भी काफी तेज था, किसी भी औसत इंसान से तेज, लेकिन अब अपने विरोधियों से तेज नहीं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोलेम को हाल ही में बुलाया गया था और वे किसी भी बुरे प्रभाव से पीड़ित नहीं थे और दोनों बचे हुए लक्ष्य घायल हो गए थे। लोड्स फिर से होश में आ गई, लेकिन मुश्किल से, जबकि टेसा उसके ऊपर खड़ी हो गई थी ताकि वह क्षेत्र कम हो जाए जिसे उसे अपने जादू से कवर करने की आवश्यकता थी। काल ने दोनों गोलेम को आगे बढ़ाया क्योंकि यति नेता ने दहाड़ लगाए और अचानक वे सभी एक खाली युद्ध के मैदान में खड़े थे। कार्य सफलतापूर्वक विफल हुआ, आंशिक पुरस्कार दिया गया, उनके सामने बर्फ में दिखाई दिया। ये कहता है कि हम सफलतापूर्वक विफल रहे, लोड्स ने टिप्पणी की। ये सुनिश्चित नहीं था कि उसने प्राचीन भाषा का सही अनुवाद किया था। ठीक है, कोई भी मरा नहीं है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि वे मर चुके हैं, काल ने जवाब दिया क्योंकि उसने थोर और हॉक की जांच की। दोनों बुरी हालत में थे, लेकिन बीस्ट स्पेस के जादू ने उन्हें मौत के कगार पर घर बुला लिया था और वे धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। परीक्षण के अंत के साथ बर्फ पिघल गई थी और उसके तालाब का उपचारात्मक पानी थोर को तेजी से कुछ जीवन वापस ला रहा था क्योंकि सैकड़ों छोटे घाव जो या तो उसके तराजू के नीचे कट गए थे या फिसल गए थे, बंद हो गए थे। उसकी व्यक्तिगत बिजली फिर से सक्रिय हो गई थी, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए, लेकिन हॉक बहुत ही सुस्त दिख रहा था और काल उसे लोड्स के ठीक होने के लिए जगह से बाहर नहीं बुला सकता था। हॉक को ठीक होने के लिए समय चाहिए, इससे पहले कि मैं उसे फिर से बाहर आने के लिए कह सकूं, लेकिन वह अंदर जाने से बेहतर है। थोर ने अपनी बिजली अवरोध को फिर से सक्रिय कर दिया है, इसलिए वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, काल ने समझाया। राय थक गई थी, लेकिन अभी भी कार्यात्मक थी जब काल ने महसूस किया और उसके शरीर के अंदर कुछ टूटता हुआ सुना। इससे पहले कि उसका बाहरी कवच का पिछला आधा हिस्सा गिर गया, कुछ कीड़ों की तरह पिघल गया और नीचे से एक समान दिखने वाले शरीर से बदल गया। राय ने अपने पैरों और ऊपरी शरीर से पुरानी परत को हटाने का काम किया, फिर अपने फर से गोंद को हिलाया क्योंकि टेसा ने नए कवच को ठीक करने और सख्त करने में मदद करने के लिए उस पर उपचार मंत्र डाला। और इस तरह एक ब्लडबाथ स्पाइडर कमांडर रैंक तक पहुंचता है, उसने घोषणा की। अध्याय 238 राय द इनविंसिबल। क्या उसने वयस्क रूप धारण करने के लिए अपना कवच उतार दिया है? लोड्स ने कमजोरी से पूछा। राय के परिवर्तन को देखकर उत्साहित था, लेकिन उठकर उसका ठीक से निरीक्षण करने के लिए बहुत कमजोर था। उसने किया। राय, पास आओ, तुम जानती हो कि लोड्स बेहतर तरीके से देखना चाहता है। काल हंसा। ब्लडबैथ स्पाइडर ने गोलेम्स को हटा दिया और फिर उन्हें वापस बुलाया, जिससे उनके शरीर में काफी बदलाव आया। एक एलीट के लिए प्रगति एक सहज थी। कमांडर रैंक की शुरुआत आरोही रैंक के शीर्ष से केवल एक अंश ऊपर थी, लेकिन राय जैसे जानवरों के लिए यह उनके जीवन चक्र में एक पूरी तरह से अलग चरण था। एक आरोही रैंक किशोर के रूप में उसकी शक्ति एक वयस्क के रूप में उसके द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली शक्ति से बहुत कम थी और मकड़ियों ने इसे प्रतिबिंबित किया। वे बुनी हुई शाखाओं से बने होने से छोटे पत्तों से ढके हुए हो गए थे, जो युद्ध के मैदान से बेहतर मेल खाने के लिए जल्दी से अपने प्राकृतिक हरे रंग से सफ़ेद और भूरे रंग में लाल धब्बों में बदल रहे थे। राय की तरह ही वे अब अपने परिवेश के अनुसार खुद को ढाल सकते थे और जो आभा वे छोड़ते थे वह बहुत अधिक भयावह थी। राय के लिए कोई निम्न कमांडर रैंक नहीं थी,
वह उससे आगे बढ़ चुकी थी और अब जब लड़ाई खत्म हो गई थी तो लोर्ड्स के पास उसे अच्छी तरह से देखने के लिए बहुत समय था। या काल को उम्मीद थी कि वह वैसे भी ऐसा करेगी। वे पिछले ट्रायल में असफल हो गए थे, सफलतापूर्वक असफल हुए, चाहे इसका मतलब जो भी हो, लेकिन इसने उन्हें पुरस्कार देने का वादा किया था, इसलिए वे इसके होने का इंतजार कर सकते थे। पहले ट्रायल इंस्टेंस में वे थे, जब वे शुरुआती स्थिति में लौटे तो उन्हें एक संदूक दिया गया था, लेकिन यह उन्हें बिल्कुल भी वापस नहीं कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या सभी को वापस लौटने के लिए उपस्थित होना होगा, जैसे कि क्या हमें थोर और हॉक को वापस बुलाना होगा। लोर्ड्स ने सोचा, ये संभव हो सकता है। जब वे ट्रायल में पहुंचे तो वे बाहर नहीं थे, लेकिन जब पहली घोषणा की गई कि उन्हें पुरस्कार मिले हैं तो वे बाहर थे। हॉक के होश में आने और बाहर आने में अभी कुछ समय लगेगा, इसलिए हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, काल ने फैसला किया। लोर्ड्स ने बर्फ से बाहर उनके बैठने के लिए चौड़ी पत्तियों का एक टुकड़ा बनाया और काल ने सभी को ठीक होने में मदद करने के लिए ध्यान लगाया, जबकि उसने रे के स्थान की भी जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उसकी उन्नत अवस्था के लिए उपयुक्त है। यह अब अधिक जीवंत लग रहा था, प्राकृतिक हवा के साथ और जीवंतता की भावना जो पहले नहीं थी। अपने दिमाग में ड्रैगन स्केल पर ध्यान केंद्रित करना और उस फिल्टर की गई ऊर्जा को स्थानों में प्रवाहित करना सबसे कुशल तरीका लग रहा था, लेकिन हॉक के स्थान को गर्म करने के बाद भी उसे उठने और फिर से चलने में 15 मिनट लग गए। यह एक करीबी मुकाबला था दोस्त, काल फुसफुसाया, क्योंकि हॉक ने अपने अब जमे हुए पंखों को फैलाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं खत्म हो गया, कि दुष्ट ठंडा पानी जीत गया। मैं कितनी देर तक जमी रही? हॉक ने पूछा। कुल मिलाकर लगभग 20 मिनट। ओह, ये तुम्हारे लिए मेरे बिना लड़ने के लिए बहुत लंबा है। आग के गोले के बिना तुम कैसे बच गए? फ्लेमिंग बॉडी और गोलेम के साथ ढेर सारी किस्मत, लेकिन तुम बड़ी खबर से चूक गए। राय पहले कमांडर के पद पर पहुंच गए। नहीं, मुझे होना चाहिए था, मैं पहले यहाँ था, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हॉक रोया, जबकि थोर ने सांत्वना भरी आवाजें निकालीं। हॉक के लिए पहले से ही दर्दनाक घटना के दौरान यह एक दर्दनाक क्षण था, लेकिन उसे बताने में देरी करने से वह बाद में और उदास हो जाएगा जब उन्हें फिर से लड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार में ये सब खत्म करने से उसे ठीक होने और असली दुनिया में वापस आने से पहले अपनी बुद्धि को इकट्ठा करने का समय मिला। हमें लगता है कि इस जगह को छोड़ने से पहले सभी को अपने पुरस्कार लेने के लिए बाहर आना होगा, इसलिए एक बार जब आप ठीक हो जाते हैं तो सभी इकट्ठा हो सकते हैं। तब तक बस थोड़ा और आराम करो, काल ने सुझाव दिया। मुझे 5 मिनट और दो, जब तक ठंड मेरे पंखों को छोड़ न दे। फिर मैं बाहर आऊँगा और मरहम लगाने वाले मुझे ठीक कर सकते हैं। अगर मैं बहुत जल्दी चला गया तो मुझे लगता है कि बर्फ का जादू फिर से असर करेगा, हॉक ने समझाया। काल की मानसिक दृष्टि में वह अभी भी पूरी तरह से ठंडा लग रहा था, यहाँ तक कि अपने स्थान की उष्णकटिबंधीय गर्मी में भी, जिसे वह आमतौर पर दमघोंटू पाता था। ध्यान के पहले 5 मिनट पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वे 4 स्थानों को बेहतर बनाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करते थे, उन्हें राय के आगे बढ़ने पर किए गए परिवर्तनों के अनुसार समायोजित करते थे। अब जब उसने इसे एक बार देखा था तो अन्य स्थानों को उचित कमांडर रैंक स्थान की तरह समायोजित करना आसान था। उम्मीद है ये दूसरों को तेज गति से उनकी सफलता की ओर खींचेगा और कमांडर और रॉयल रैंक के बीच अगली अड़चन के लिए उनके रास्ते में मदद करेगा। काल वास्तव में प्रिंस कॉबिन को अपनी पूरी शक्ति में देखने के लिए उत्सुक था, न कि थका हुआ और कमजोर पार्टी के सदस्यों का बचाव करते हुए। उन्हें यकीन था कि रॉयल रैंक स्पेल्सवर्ड पूरी तरह से लड़ाई में देखने के लिए एक वास्तविक चमत्कार होगा। गुफा की ओर धकेलने पर अपने कौशल को दिखाने का जो थोड़ा सा मौका मिला, वह पहले से ही प्रभावशाली था, समूह के लिए एक आसान रास्ता साफ कर रहा था। लेकिन काल को यकीन था कि यह उसकी शक्ति का केवल एक अंश था, क्योंकि वह पहले से ही घायल हो चुका था और थकावट के करीब था। जितना अधिक वह उस शक्ति का अवलोकन कर सकता था, उतना ही बेहतर उसके साथी इसे समझ पाते और उनके लिए अगले रैंक तक पहुंचने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को समझना उतना ही आसान होता। उन्हें पहले से ही न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए था, लेकिन मनुष्यों के लिए कमांडर रैंक एक बड़ी बाधा थी, इसलिए यह उनके लिए भी हो सकता है। राय ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि कमांडर रैंक उसकी स्वाभाविक स्थिति थी और थोर स्वाभाविक रूप से आरोही रैंक तक पहुंच जाएगा। हॉक थोड़ा रहस्यमय था, क्योंकि वह अपनी मूल स्थिति से विकसित हुआ था, लेकिन यह उसके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। पहले 5 अतिरिक्त मिनट पर्याप्त नहीं थे, इसलिए काल ने हॉक को फिर से जांच करने से पहले 10 और मिनट दिए और पाया कि पक्षी उसकी मांसपेशियों में दर्द को दूर करते हुए उसके स्थान के चारों ओर सावधानी से उड़ रहा था। क्या आप चिकित्सकों से मिलने जाने के लिए तैयार हैं? काल ने पूछा। चलो चलते हैं, बस उन्हें जगह गर्म करने के लिए कहो, मैं अभी भी आग की लपटों के लिए बहुत थक गया हूँ। तीनों लोग दूसरों से मिलने के लिए बाहर आए और उनके आसपास का दृश्य फीका पड़ गया। युद्ध के मैदान की जगह एक सादे काले रंग का शून्य बन गया, जिसमें एक पत्थर का मंच था जिसमें उन सभी के लिए जगह थी।
इस बार शब्द जमीन पर प्राचीन लिपि में नहीं दिखाई दिए, बल्कि काल की दृष्टि में सिस्टम इंटरफेस के बढ़ते परिचित फॉन्ट में दिखाई दिए। चढ़ाई राउंड 1 और 2 परीक्षण पूरा। कमांडर राउंड 1 परीक्षण सफलतापूर्वक विफल। पुरस्कारों की गणना। पुरस्कार की गणना 6 कौशल अंक। कौशल मेनू सक्रिय करना। काल ने चौंक कर देखा क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक सुंदर तस्वीर दिखाई दी। फिर जब उसने महसूस किया कि नीचे की पंक्ति को छोड़कर बाकी सब धूसर हो गया था और अनुपयोगी था, तो उसे संदेह हुआ। लेकिन सभी कौशलों के बीच रेखाएं थीं, इसलिए शायद उसे उनमें से कुछ सीखने की जरूरत थी। तो उसने नीचे की पंक्ति को देखा। वहां केवल 3 विकल्प थे: आक्रामक विशेषज्ञ, रक्षात्मक विशेषज्ञ और उन दोनों के बीच संतुलित लड़ाकू। उनमें से प्रत्येक की कीमत 10 कौशल अंक है, इसलिए यदि अगले दौर की लागत समान या इससे भी बदतर दोगुनी होती तो वह बहुत अधिक कौशल नहीं जोड़ता, लेकिन विवरण कम से कम कहने के लिए दिलचस्प थे। आक्रामक विशेषज्ञ आक्रामक जानवर कौशल तक पहुंच प्राप्त करता है, जिसे स्पर्श द्वारा बंधे हुए भागीदारों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। रक्षात्मक विशेषज्ञ रक्षात्मक जानवर कौशल तक पहुंच प्राप्त करता है, जिसे स्पर्श द्वारा बंधे हुए भागीदारों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। संतुलित लड़ाकू किसी भी जानवर कौशल तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रीमियम मूल्य का भुगतान करता है, जिसका उपयोग कमांड क्षमता के साथ किया जा सकता है या स्पर्श द्वारा बंधे हुए भागीदारों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आखिरी वाला उसे सबसे अच्छा लगा। अगर वह बस क्षमताओं को चुन सकता और उन्हें कौशल पुस्तकों में लिख सकता, तो वह एक अधिपति बनने तक एक जीवित किंवदंती बन जाता। लेकिन वह नहीं जानता था कि कमांड क्षमता क्या है। यह उनके वर्ग कौशल के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं था, जो अब दिखाई दे रहे थे, और जब तक वह कोई रास्ता नहीं चुन लेता, तब तक वह किसी भी अन्य कौशल विवरण को नहीं पढ़ सकता था। हॉक और रे पूर्ण आक्रमण पर जयकार कर रहे थे, जबकि थोर ने सोचा कि अगर उन सभी के पास अधिक रक्षा होती तो बेहतर होता, ताकि वे फिर से कुचले न जाएं। मैं संतुलित लड़ाकू के लिए जाऊंगा, ताकि हम सभी को कुछ ऐसा मिल सके जो हमें पसंद हो, भले ही इसके लिए अतिरिक्त लागत आए। उसने टीम को सूचित किया। संतुलित लड़ाकू चुना गया। कमांड कौशल प्राप्त हुआ। कमांड बीस्ट मास्टर को अपने ज्ञात कौशल का उपयोग बंद हुआ भागीदारों पर करने की अनुमति देता है जो मानक सीमा के भीतर नहीं है। अध्याय 239 कौशल। संतुलित लड़ाकू चुनने पर नए कौशलों को दर्शाने वाले चित्रों की एक पूरी पंक्ति खुल गई। 3 हमले से, 3 रक्षा से और एक और जो संतुलित पथ के लिए प्रगति कौशल था। वह था जिसे उसने सबसे पहले चेक किया। 10 अंक बीस्ट स्पेस अपग्रेड मानसिक स्थानों को उन जानवरों की ज़रूरतों के अनुसार अपग्रेड करता है जो अंदर रहते हैं। काल कुछ देर तक विवरण को झुंझलाहट में देखता रहा। क्या यही वजह थी कि उसे अपने बीस्ट स्पेस को आगे बढ़ाने के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला? क्योंकि यह एक ऐसा कौशल था जिसे वह बस सीख सकता था। नहीं, अन्य 2 पेड़ों से जुड़ा ऐसा कोई कौशल नहीं था। उन्हें अभी भी अपने खुद के कौशल में सुधार करना होगा, लेकिन बदले में उन्हें कई और बीस्ट कौशल मिलेंगे। काफ़ी कुछ और, जैसा कि उसे जल्दी ही एहसास हो गया। रक्षा पक्ष में उसके पास बैरियर, बेस्टियल रीजनरेशन और रिफ्रेश का विकल्प था। ये सभी कौशल बीस्ट मास्टर द्वारा अपनी टीम में इस्तेमाल किए जाने वाले थे, और ये सभी वर्तमान में कुछ बुनियादी अर्थों में थोर के ग्रुप रिफ्रेशिंग लाइटनिंग द्वारा प्रदान किए जा रहे थे, इसलिए काल आक्रामक पक्ष में चले गए। 2 अंक संतुलन के लिए 10 अंक तेजी लक्ष्य जानवर की गति को 10% प्रति रैंक आरोही पर 30% तक बढ़ाता है। 2 अंक संतुलन के लिए 10 अंक आतंकित लक्ष्य जानवर द्वारा किए गए नुकसान को 10% प्रति रैंक आरोही के लिए 30% तक बढ़ाता है। 2 अंक संतुलन के लिए 10 अंक क्रूरता लक्ष्य जानवर के आकार और ताकत को 10% प्रति रैंक आरोही के लिए 30% तक बढ़ाता है। वह अंक लागत अंतर पूरी तरह से पागलपनपूर्ण रूप से अनुचित था। अगली रैंक भी ऐसी दिख रही थी जैसे कि इसमें सभी तरह की वास्तविक आक्रमण क्षमताएं शामिल थीं, जिन्हें वह अपने पालतू जानवरों को कुछ समय के लिए दे सकता था, जो भविष्य में उपयोगी हो सकती थीं, और काल को विवरण देखने के लिए आतंकित करना चुनने का प्रलोभन था। लेकिन काल अपने 30 बचे हुए अंकों में से कुछ को बीस्ट स्पेस अपग्रेड पर खर्च करना चाहता था। तीनों स्थान जल्दी से समायोजित हो गए, जिससे अंदर की सेटिंग काल द्वारा खुद बनाए गए से अधिक विस्तृत और विस्तृत हो गई। हालांकि वास्तविक ऊर्जा स्तर में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ। ऐसा लगा कि इससे वास्तव में स्थान के शक्ति स्तर में सुधार नहीं हुआ, सिवाय राय के जो उसकी शक्ति से बेहतर तरीके से मेल खाने के लिए समायोजित हो गया। इसलिए उन्हें सुधारने के लिए उन्हें अभी भी ध्यान करने की आवश्यकता होगी। उसे अब बाधाओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये शानदार था, लेकिन पहले की तरह यह उतना ज़बरदस्त और शक्तिशाली नहीं था। उस कौशल को चुनने से उसके कौशल वृक्ष में उसके ऊपर 2 नए कौशल उपलब्ध होने लगे। 50 पॉइंट विकास किसी भी बंधे हुए पालतू जानवर को कौशल का उपयोग करने पर उससे एक रैंक ऊपर के रूप में विकसित करें। प्रत्येक जानवर के लिए एक बार उपयोग करने योग्य कुछ सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है। वह भी बाहर था, उसके पास अंक नहीं थे।
10 पॉइंट कौशल मास्टर रैंक 2 केवल कौशल मास्टर सीखी गई क्षमता वाले लोगों द्वारा उपयोग करने योग्य। सीखे गए कौशल को अभ्यास के साथ बंधे हुए साथी की वर्तमान रैंक से एक रैंक ऊपर सुधारने की अनुमति देता है। अब यह ऐसी क्षमता थी जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था। कौशल मास्टर रैंक 2 में अपग्रेड किया गया। कौशल मास्टर रैंक 3 उपलब्ध 100 पॉइंट। अभ्यास के साथ सभी कौशल को उनके वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर संबंधित कौशल में विकसित होने की अनुमति देता है। यदि स्लैश टियर 1 था, जबकि रैंड और श्रेड दोनों को टियर 2 क्षमताएं माना जाता था, जैसा कि लेसरेट था, उनमें से किसी को भी टियर 3 में सुधारना युद्ध के मैदान में विनाशकारी होगा। यहाँ तक कि रिफ्रेशिंग लाइटनिंग, अगर इसे एक संपूर्ण कौशल स्तर द्वारा सुधारा जाता तो ये कुछ भयावह होता। अगर इसे 2 स्तरों द्वारा सुधारा जाता तो थोर वास्तव में उसी रैंक पर अजेय हो सकता था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, जिस तरह से कौशल को शब्दबद्ध किया गया था उससे ऐसा लगता था कि इसकी क्षमता असीमित थी, अभ्यास के साथ वर्तमान रैंक से एक रैंक ऊपर। इसलिए अगर वे अपने कौशल का प्रशिक्षण जारी रखते तो वे और भी आगे बढ़ सकते थे। इससे उसके पास 10 अंक रह गए और यह जानने की इच्छा हुई कि और अधिक कैसे प्राप्त किया जाए। एक बार जब उसने ज्ञान की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने एक प्रश्न चिन्ह के साथ एक छोटा सा वृत्त देखा। बस वही जिसकी उसे जरूरत थी, सामान्य प्रश्नों के उत्तर। कौशल अंक खोज, उपलब्धियों और उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। प्रत्येक रैंक सुधार उपलब्ध पुरस्कारों की अधिकतम अंक सीमा को बढ़ाता है। ये समझ में आता है। जोखिम जितना अधिक होगा, इनाम उतना ही अधिक होगा, और आप जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, आपको उतने ही मजबूत कौशल की आवश्यकता होगी, इसलिए जितने अधिक अंकों की आवश्यकता होगी। इससे उसके पास 10 अंक रह गए और एक पहेली। वह राय की विनती के अनुसार कर सकता था और उन्हें आतंकित के लिए इस्तेमाल कर सकता था, या वह थोर के सुझाव के अनुसार कर सकता था और उन्हें बेस्टियल रीजनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जो लक्ष्य को तेजी से ठीक करने की क्षमता प्रदान करेगा। दोनों का होना अच्छा था, लेकिन अंततः वे अभी भी ज्यादातर एक समूह में काम कर रहे थे और उनके पास बुनियादी पुनर्प्राप्ति क्षमताएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने रैंक से ऊपर के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होना था। अगर वे उन्हें थोड़ा और तेजी से खत्म कर सकते हैं तो बहुत अधिक नुकसान को कभी भी होने से रोका जा सकता है। इसलिए निर्णय काफी स्पष्ट जीत था। आतंकित पर 10 अंक खर्च किए गए, जिसे काल ने एक सक्रिय कौशल पाया, लेकिन कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं थी, इसलिए इसे बस सक्रिय छोड़ा जा सकता था। जब ये पहली बार निष्क्रिय होता तो वह वास्तविक स्थितियों का पता लगा लेता, लेकिन भले ही उसे उन्हें पुकारने पर इसे सक्रिय करना पड़े, फिर भी यह ठीक रहेगा। बेशक इसमें कुछ टाइमर भी हो सकता है जिसके बारे में उसे चेतावनी नहीं दी गई, लेकिन राय को टेरराइज नामक कौशल पाकर इतनी खुशी हुई कि अगर उसे हर कुछ मिनटों में इसका फिर से इस्तेमाल करना पड़े तो भी यह इसके लायक होगा। बेशक आपको इसे हर समय फिर से सक्रिय करना चाहिए। टेरराइज से बेहतर क्या हो सकता है? राय ने उसके विचारों को सुनते हुए पूछा। टेरराइज खरीदने से क्षमताओं की अगली पंक्ति से 3 विकल्प खुल गए और एक नोट। बीस्ट मास्टर और सभी तैनात बीस्ट पर टियर 3 कौशल सक्रिय होते हैं। 10 अंक संतुलन के लिए 20 अंक शटर, शारीरिक हमले प्रतिद्वंद्वी के शरीर में कंपन पैदा करते हैं जो अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और हड्डियों को तोड़ सकते हैं। 10 अंक संतुलन के लिए 20 अंक तीक्ष्णता, स्लैशिंग, स्टैबिंग और डिसइंटीग्रेशन प्रकार की क्षमताएं प्रति रैंक 10% तक क्षति में वृद्धि करती हैं। आरोही पर 30%। 10 अंक संतुलन के लिए 20 अंक क्रशिंग ब्लो, कुंद प्रभाव कौशल प्रति रैंक 10% तक क्षति में वृद्धि करते हैं। शैटर द्वारा किए गए नुकसान पर प्रभावी। आरोही पर 30%। काल ने अपने परिवर्तन समाप्त कर लिए और पाया कि हर कोई उसका इंतजार कर रहा था और वे अभी भी उसी स्थान पर थे। ठीक है, मैंने परिवर्तन समाप्त कर लिए हैं। मुझे कुछ नए कौशल मिले हैं, काल ने समझाया। ये बिल्कुल अनुचित है तुम्हें कैंडी की तरह कौशल देना, टेसा ने आह भरी। उसके पास युद्ध कवच मंत्र था जिसे उसने कुछ समय पहले ही सीखा था, और अगर काल सही था तो ये बहुत अधिक क्रूर लग रहा था, और उसके चारों ओर वह सुनहरी चमक भी एक नया कौशल था, लेकिन एक अलिखित मत पूछो मत बताओ नीति लागू थी और हर कोई आपात स्थिति के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखना पसंद करता था। अगर वे कम मानते कि तुम क्या कर सकते हो तो वे तुम्हें ऐसी स्थिति में नहीं डालेंगे जिससे तुम बच न सको। काल खड़ा हो गया और थकी हुई मांसपेशियों को खींच रहा था, जबकि लोट झपकी लेने के लिए राय के ऊपर लेट गया और टेसा की ओर हाथ हिलाया। ठीक है, यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचो, मैं यहाँ रहूंगा। टेसा ने उस पर मुस्कुराया। ठीक है, हम समाप्त हो गए हैं। उसने किसी विशेष को नहीं पुकारा। बर्फीला युद्ध क्षेत्र गायब हो गया और वे खुद को उसी कमरे में वापस पाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। दाना और 2 जागृत स्पेलस्वॉट पहले से ही वहां थे, बुरी तरह से घायल थे और मामूली उपचार औषधि और पट्टियों के साथ रक्त के प्रवाह को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लोर्ड्स ने अपने क्षेत्र उपचार मंत्र को सक्रिय किया, सेकंड में उनके घावों को बंद कर दिया। छोटी पादरी ने राय की पीठ पर अपनी जगह से ऊपर भी नहीं देखा जबकि वह बोल रही थी।
मुझे लगता है कि चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी आपने उम्मीद की थी। दाना ने कड़वाहट से हंसा। पहली और दूसरी लहरें खराब से भयानक हो गईं, लेकिन तीसरी लहर के आते ही हम लगभग मर गए। हमने गोलेम को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और तब तक भागते रहे जब तक कि उसने हमें बाहर नहीं निकाल दिया। काल ने सिर हिलाया। ये हमारे साथ भी वैसा ही हुआ, केवल हम तीसरी लहर से लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी इसने हमें इसके अंत में बाहर निकाल दिया। वह जमने वाला प्रभाव बहुत कठोर था। स्पेल्सवॉर्ड्स ने उसे अजीब तरह से देखा। जमने वाला प्रभाव। हम रेगिस्तान के बीच में थे। ओह, हम बर्फ और शवों से ढके एक जमे हुए युद्ध के मैदान में थे। काल ने समझाया। प्रिंस कॉबिन अगले व्यक्ति थे और टेसा ने तुरंत कार्रवाई की, उनकी स्थिति को समायोजित किया और अपने अधिक शक्तिशाली उपचार जादू का उपयोग करते हुए उनके शरीर की जांच की और लोड्स को भी ऐसा करने के लिए सीटी बजाई। उन दोनों के बीच वे मुश्किल से गंभीर रूप से घायल रॉयल रैंक जादूगर को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन सौभाग्य से उसका कटा हुआ बायां हाथ उसके साथ वापस आ गया था और टेसा ने उपचार के दौरान इसे अपनी जगह पर रखा, इसलिए यह बिना किसी समस्या के फिर से जुड़ गया। प्रिंस बेहोश हो गया था, लेकिन जब आखिरी दो वापस आए तो उसकी सांसें स्थिर थीं, थके हुए लेकिन बिना घायल हुए। अच्छा, अच्छी खबर है, अगर आप हालात खराब होने पर भागते हैं तो यह आपको बाहर निकाल देगा। एलिस ने लैरी के साथ मजाक किया, फिर महसूस किया कि बाकी सभी पहले से ही यहाँ थे और ज़्यादातर खून से लथपथ थे। देवी, आप सभी को क्या हुआ? उसने पूछा। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आप सभी के साथ ऐसा क्या हुआ जो कोई आपदा नहीं थी। प्रिंस कॉबिन ने जवाब दिया, बिना अपनी आंखें खोले, जहां वह डबल हीलिंग सर्कल में लेटा हुआ था। लैरी ने भौहें सिकोड़ी। एक और जगह थी जिस पर कमांडर रैंक का परीक्षण लिखा था और फिर हमारी ओर राक्षसों की एक अंतहीन लहर आ रही थी। हमने पीछे हटे हुए उनसे लड़ाई की और फिर हम यहाँ वापस आ गए। अध्याय 240। क्या हम आगे बढ़ते हैं? उनके विवरण से ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें किसी तरह का इनाम मिला था। काल को संदेह था कि जागृत रैंक समूह को कुछ मिला था, क्योंकि उन्होंने कम से कम पहली दो लहरें पूरी कर ली थीं, हालांकि वे तीसरी पर लगभग मर गए थे। ये लगभग उतना ही अच्छा था जितना उनकी टीम ने प्रबंधित किया था और उन्हें नए कौशल मिले। ये बताना असंभव था कि प्रिंस कॉबिन ने कैसा प्रदर्शन किया था, क्योंकि वह सवालों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन काल के समूह को जो पुरस्कार मिले थे वे काफ़ी प्रभावशाली लग रहे थे। अब हम क्या करें? हमने कमरे में चुनौती पूरी कर ली है, लेकिन क्या हम आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकते हैं? काल ने पूछा। प्रिंस कॉबिन हंसे। खत्म? अरे नहीं, ऐसा नहीं लगता कि खत्म हो गया है, कम से कम मेरी तरफ से तो नहीं। मुझे संदेह है कि यह एक समूह लड़ाई थी। ठीक है, तकनीकी रूप से हम भी हार गए, लेकिन अब यह खत्म हो गया है और हम बाहर हैं। 3 लोग मुश्किल से ही आगे निकल पाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसी रैंक पर 5 लोग बेहतर होते। काल ने सहमति जताई। जानवरों के साथ भी? दाना ने राय के सहारे झुकते हुए पूछा, जो अभी भी अपनी जगह पर वापस नहीं आई थी। पहले तो ये ठीक था, लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती गईं और फिर शक्ति बढ़ती गई, यह उनके साथ भी कठिन हो गया। शायद ये तब तक चलता रहे जब तक आप हार न जाएं। काल ने सुझाव दिया। एलिस ने उसे उत्सुकता से देखा। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि हमें पता लगाने की ज़रूरत न पड़े। इस कमरे में एक दूसरा दरवाज़ा है और अगर हम गुफाओं का पता लगाने जा रहे हैं तो हमें ठीक होने और आराम करने के बाद आगे बढ़ना होगा। अगर नहीं, तो हमें इसकी रिपोर्ट करनी होगी और छिपी हुई लूट का कोई भी मौका छोड़ना होगा, ताकि वे इस तरह के जाल का सामना करने के लिए मैच की गई टीमों को भेज सकें। जागृत समूह और राजकुमार कॉबिन दोनों ने आह भरी, ये सुझाव देते हुए कि उन्होंने वास्तव में अपने समय से कुछ हासिल किया है। कॉबिन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, दूसरों को संकेत दिया कि अब वे उठ जाएं क्योंकि वे ठीक हो चुके हैं। ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कभी भी गुफा परिसर से बाहर निकलने वाले हैं तो हमें प्रतिदिन 1 से अधिक कमरों की तलाशी लेनी होगी। हम वहां से गुजरने के बाद सभी दरवाजे खुले छोड़ देंगे और मैं दीवारों पर निशान लगा दूंगा ताकि हम वापस आते समय खो न जाएं। जब दिन ढल जाएगा तो हम सुरक्षा के लिए गुफा के मुहाने के पास वाले क्षेत्र में वापस आ जाएंगे। उन्होंने समझाया। ये कितना सुरक्षित होगा, ये संदिग्ध था, क्योंकि शुरू में राक्षसों ने उनका पीछा किया था, लेकिन जिस चुनौती के बाद वे पहले कमरे में दाखिल हुए, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें परिसर में नेविगेट करने में उतनी ही कठिनाई नहीं होगी जितनी उन्हें बाहर से हुई थी। कॉबिन ने अगला दरवाज़ा खोला और काल ने राय के साथ स्तंभ के पीछे की ओर कदम बढ़ाया। वह अब कमांडर रैंक थी और जबकि थोर और हॉक दोनों अपने स्थानों पर वापस चले गए थे, थोर ने उसके चारों ओर ताज़ा बिजली सक्रिय रखी थी, जिसे उसने अब समूह के बाकी लोगों तक फैला दिया था। जादूगरों ने समूह के ऊपर तैरने के लिए एक प्रकाश बनाया था जिससे उन्हें देखने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल रही थी, और कॉबिन उनके सामने एक को आगे बढ़ा रहा था, जिसे काल ने अभी भी बिंदु पर आदमी के लिए एक भयानक विचार माना, लेकिन गलियारे से केवल 1 दर्जन मीटर नीचे उन्हें फिर से दोनों तरफ दरवाजे मिले, हालांकि उनके पीछे कोई रोशनी नहीं थी।
रॉयल रैंक स्पेलब्लेड ने बाईं ओर इशारा किया और काल ने देखा कि उसके चेहरे पर जहां उसका चेहरा अभी अभी ठीक हुआ था वहां उसकी गोरी दाढ़ी का एक बड़ा हिस्सा गायब था। ऐसा लग रहा था कि पादरी के जादू ने निशान पड़ने से बचा लिया था, लेकिन इससे बाल फिर से नहीं उगे जो उसके चेहरे पर लगी किसी चीज से हट गए थे। उसने हवा के जादू के झोंके से दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गया, जबकि काल पीछे की तरफ इंतजार कर रहा था कि क्या हुआ। साफ करें, उसने आवाज़ लगाई, बस इतनी जोर से कि समूह उसे सुन सके। एलिस ने दाईं ओर वाले कमरे को तोड़ दिया, उसे भी खाली पाया। ये पता लगाने से बेहतर था कि इस जगह का हर कमरा एक जाल था, लेकिन हर कोई इन गुफाओं में किसी तरह के खजाने को पीछे छोड़ने की उम्मीद कर रहा था। आगे कुछ है, मैं अगले कमरे में तापमान में बदलाव देख सकता हूँ, यह इस हॉल से मेल नहीं खाता। राय ने चेतावनी दी, काल द्वारा छूटे गए सुरागों को पकड़ते हुए। उसने अपनी चेतावनी इतनी जोर से फुसफुसाई कि समूह सुन सके। अगले कमरे का तापमान अलग है, यह अंदर की किसी चीज़ से गर्म हो सकता है। इससे सभी चौकन्ने हो गए और उन्होंने रोशनी को कम से कम कर दिया, जिससे ये तथ्य सामने आया कि अगले कमरे में चमकते हुए पौधे थे जो मंद रोशनी दे रहे थे, लेकिन सभी के लिए देखने के लिए पर्याप्त थे। ये समूह के अधिकांश लोगों के लिए मंद था, काल और क्लरिक्स को छोड़कर, जिनके पास अपनी दृष्टि बढ़ाने के अपने तरीके थे। लेकिन ये देखने के लिए पर्याप्त था और कॉबिन ने उनके कदमों को शांत करने के लिए एक जादू किया। वह कमरे के प्रवेश द्वार से थोड़ा पहले रुक गया और समूह में फुसफुसाया, मैंने 30 लाल भूत गिने हैं। मैंने उनके जैसा कुछ कभी नहीं देखा, लेकिन वे मजबूत हैं। अगर रॉयल रैंक के जादूगर ने कहा कि वे मजबूत थे, तो काल उसकी बात पर विश्वास करेगा। जाहिर है उसका मतलब यह नहीं था कि वे नियमित भूतों से अधिक मजबूत थे, जिसे पूरा करना कोई कठिन मानक नहीं था। जागृत लोगों को समूह के बीच में रखो, मैं आगे चलूंगा, कॉबिन ने निर्देश दिया और समूह ने अधिक कमजोर सदस्यों की रक्षा के लिए अपनी स्थिति बदल दी। इसका मतलब यह था कि ये कम से कम आरोही के मजबूत पक्ष में थे, या जागृत सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर वापस नहीं जाना पड़ता। कमरे में छत कम थी, इतनी कम कि गोलेम को छोटा करना पड़ा, और काल लड़ने के लिए थोर का उपयोग नहीं कर सकता था। उसके सींग छत पर फंस जाएंगे और वह मुश्किल से हिल पाएगा। राय के शरीर का रंग बदल गया और उसमें थोड़ा चमकीला हल्का नीला रंग आ गया। ऐसा लग रहा था कि वह ल्यूमिनेसेंट पौधे में ढकी हुई थी और उसने अपने गोलेम को बुलाया। उन्होंने एक ही पैटर्न अपनाया और ताज़ा बिजली एक नर्म नीली चमक के रूप में उन पर फैल गई, उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर रही थी। अब प्रिंस कॉबिन ने आदेश दिया और काल समूह के साथ आगे बढ़ गया, दाईं ओर आगे बढ़कर फ्लैंक को कवर किया, जबकि गोलेम बाईं ओर चले गए। जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, काल ने रोज के चेहरे पर गुस्से का भाव देखा। वह इस बात से नाराज थी कि उसे नए रंग में दिखने वाले सामान्य गॉब्लिन के खिलाफ लड़ाई से पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब दाना के गोलेम ब्लेड में से पहला एक पर लगा और इसने केवल एक गहरा घाव छोड़ा और प्राणी को नष्ट नहीं किया, तो ये बहुत अधिक समझ में आया। 30 नियमित गॉब्लिन नहीं थे, 30 आरोही रैंक उत्परिवर्ती गॉब्लिन समूह के लिए एक वास्तविक चिंता का विषय थे। राय और उसके गोलेम के लिए इतना नहीं, जिन्होंने पहले ही आतंक का राज शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे कमांडर रैंक के जानवर के रूप में अपने युद्ध कौशल और काल द्वारा उसके लिए सक्रिय किए गए नए आतंकित कौशल का परीक्षण करने का मौका मिला। दिलचस्प बात यह है कि जब उसने उस पर जादू किया, तो जादू उसके गोलेम पर भी फैल गया। जादू को उन्हें एक ही पूरे हिस्से के रूप में मानना चाहिए, और 3 कमांडर रैंक के जानवरों के लिए 40% अतिरिक्त क्षति, जो कमरे में लगभग अदृश्य थे क्योंकि वे अपने आसपास के वातावरण की तरह ही दिखते थे, पर्याप्त से अधिक था। राय और उसके गुर्गों की उपस्थिति से गॉब्लिन को विचलित करने के लिए काल ने फ्लेमिंग बॉडी को सक्रिय किया, जिससे कमरे में हल्की लाल रोशनी भर गई, जिसने एक ही समय में सभी गॉब्लिन का ध्यान आकर्षित किया। ये 5 जानवरों के लिए तुरंत घातक साबित हुआ, क्योंकि उसके साथियों ने चूक का फायदा उठाया और फिर काल ने श्रेड को भ्रामक रूप से छोटे और कमजोर दिखने वाले जानवरों पर फेंक दिया। उनमें से 2 वास्तव में इसे रोकने में कामयाब रहे, जबकि एक ने उसके चेहरे पर गहरा घाव कर दिया, जिससे वह एक आंख से अंधा हो गया। लैरी लड़ाई में काल की तरफ चला गया, क्योंकि प्रिंस कॉबिन केंद्र को संभाल रहे थे, लेकिन तत्काल कोई खतरा नहीं था। काल के हमले से जानवर रुक गए थे और 3 मकड़ियां पहले से ही उनकी पीठ पर आ रही थीं। कमांडर रैंक स्पेलब्लेड ने आगे बढ़कर अपने ब्लेड से लाइटनिंग को गोबलिन्स पर फेंका, इसलिए काल ने उस पर हमला किया, जिससे गोबलिन्स उनके और स्पाइडर गोलेम्स के बीच एक पिंजर में दब गए। इससे वे बचे हुए लोगों को घेरने के लिए आगे बढ़ सके और कुछ ही मिनटों में रेड गोबलिन मर गए। अच्छा काम किया सबने। आइए देखें कि उनके पास क्या था।